हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल सरगना का 5वां भाग। देवराज चौहान मीरचंद के ठिकाने पर पहुंचा। गेट के भीतर और इमारत के बाहर ही 10-12 आदमी कामों में व्यस्त नजर आ रहे थे। कोई लकड़ी काट रहा था, कोई घोड़ों की देखभाल कर रहा था, कोई वहां की साफ सफाई में व्यस्त था। उसे आया पाकर सबकी निगाह उस पर ही जा टिकी। सबने अपना काम छोड़ दिया। देवराज चौहान ने भी ठिठक कर सब पर निगाह मारी। तभी एक उसकी तरफ बढ़ा और पास आ पहुंचा। उसकी आंखों में दरिंदगी थी। तुम कल आए थे? वो खा जाने वाले सर में बोला। हाँ। देवराज चौहान नाम है तेरा? हाँ। कल तूने मेरे भाई को मार दिया। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, वो मुझे मारना चाहता था। उसे मारकर मैंने अपनी जान बचाई। आज तू नहीं बचेगा। कहने के साथ ही उसने रिवॉल्वर निकाल ली। मैं मीरचंद से मिलने आया हूँ। वो तेरी लाश ही देखेगा देवराज चौहान। अब कल मीरचंद मुझसे मिला था। देवराज चांद ने कहा, उसके बुलाने पर मैं आया हूँ। मीरचंद ने बुलाया तुम्हें? हाँ। इसलिए तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते। वो क्रोध में डूबा देवराज चौहान को देखता रहा। मीरचंद कहाँ है? पूछते हुए देवराज चौहान की निगाह हर तरफ घूमी। मुख्य दरवाजे से कल्याण निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। देवराज चौहान की निगाह उस पर जा टिकी। वो पास आया तो रिवॉल्वर थामे व्यक्ति कह उठा, ये देवराज चौहान है। कल इसने यहाँ आकर मीरचंद रात तुमसे मिला तो तब मैं सुरजीत के दारू खाने के भीतर था। कल्याण क्या उठा, मैं भी मीरचंद के साथ तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन मीरचंद ने रोक दिया। देवराज चांद कल्याण को देखता रहा। मीरचंद से मिलने आए हो? हाँ। क्यों? जब मीरचंद से बात करूँ तो उससे पूछ लेना। आओ। देवराज चांद कल्याण के साथ भीतर की तरफ बढ़ गया। तुम्हें आया पाकर खुशी हुई। मीरचंद उसे देखते ही मुस्कुराकर कह उठा। देवराज चौहान आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। कल्याण, चाय पानी का इंतजाम कर। कल्याण बाहर निकल गया। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि तुम मेरे पास आओगे या नहीं, मीरचंद बोला। सिर्फ तुम्हारी बात सुन नहीं आता, कुछ और भी सुनकर फैसला किया कि तुमसे मिलना चाहिए। मीरचंद कुछ कहने लगा कि 4 फीट के ठिगने व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। मीरचंद, ठिगना जल्दी से बोला। बाजार में देवराज चांद ने गोमेद के 3-4 आदमियों को शूट कर दिया। क्या? मीरचंद के माथे पर बल पड़े। घंटा भर पहले। मीरचंद की सवालिया निगाह देवराज चौहान पर गई। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिला दिया। समझ में नहीं आता कि देवराज चौहान का गोमेज से क्या पंगा हो गया। बैठा है देवराज चौहान, मीरचंद ने इशारा किया। पूछ ले। ठिगरे ने चौंक कर देवराज चौहान को देखा। ये देवराज चौहान है? हाँ। देवराज चौहान ने ठिगने को देखा। ठिगना मुस्कुराकर देवराज चौहान से कह उठा, रानों के लोग मुझे दोगला कहते हैं। मीरचंद के अलावा सबसे झूठ बोलता हूँ। किसी से सच बोलने का फ़ायदा भी क्या? सुनकर सिर हिला देता है और मन में सोचता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम जब से रानों में आए हो तब से ही रानों में ज़्यादा चहल पहल हो गई है। लाशें ज़्यादा गिरने लगी हैं। देवराज चौहान भी मुस्कुराया। तुम अच्छे लड़ाके हो। मैंने सबके मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनी है। दोगले? हाँ। बस कर, ज़्यादा ना लगा। दोगला सिर हिलाकर रह गया। तेरे को कल काम बोला था, पता चला जमीर सिंह का? मीरचंद ने पूछा। कोशिश तो कर ही रहा हूँ, पता चल जाएगा कि वो कौन है और अब कहाँ है। अयूब खान के बारे में? उसका भी पता चला रहा हूँ, लेकिन कोई खबर नहीं। दोगले ने सिर हिलाया। मेरे ख्याल में आज कोई नतीजा सामने आ सकता है, इसी काम के लिए जा रहा हूँ। इन दोनों में से एक भी हाथ लग जाए तो मेरा काम बन जाएगा। दोगले ने सिर हिलाया। जगमोहन के बारे में पता चला कि? कर रहा हूँ पता, जल्दी कर। दोगला जाने लगा तो देवराज चौहान ने रोका। गोमेद लाल के पास हो सकते हैं दोनों? दोनों मतलब कि जमीर सिंह और अयूब खान? दोगले के माथे पर बल पड़े। हाँ। कैसे पता? सवाल कम पूछ, मीरचंद क्या उठा। छानबीन कर गोमेद की। दोगले ने सिर उठाया और बाहर निकल गया। मीरचंद ने गंभीर नज़रों से देवराज चौहान को देखा। तभी कल्याण ने भीतर प्रवेश किया। उसके पीछे एक आदमी ट्रे उठाए हुए था। ट्रे में खाने पीने के सामान की 3 प्लेटें और गिलासों में कोल्ड ड्रिंक डाल रखी थी। वो ट्रे को लकड़ी की टेबल पर रखकर चला गया। कल्याण 3 कदम दूर पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। क्या हुआ? देवराज चांद ने कोल्ड ड्रिंक का गिलास उठाकर घूंट भरा। गोमेद लाल के आदमी को तुमने क्यों मारा? वे मुझे मारने के फेर में थे। क्यों? मीरचंद के होंठ सिकड़े। ये बात तो मैं स्पष्ट नहीं जानता, लेकिन गोमेद लाल के भीतर की खबर है कि जगमोहन सही सलामत है। जमीर सिंह और अयूब खान का वास्ता गोमेद लाल से है। मीरचंद के दांत भिज गए। पक्की खबर है? खबर पक्की है, लेकिन मोहर नहीं लगाऊंगा, देवराज चौहान ने कहा। क्यों? खबर इतनी पक्की भी नहीं है कि मोहर लगा दूं। मैंने तेरे को कुछ बताया है, आगे तू पता कर, मोहर लगा।
मीरचंद का सिर हौले से हिला। पता करने पर मेरी कई बात तेरे को सच्ची मिलेगी। गोमेद लाल का जमीर सिंह अयूब खान से क्या लेना देना? कल्याण बोला। कुछ तो लेन देन हो गई, देवराज चौहान ने कहा। तू मेरे पास क्यों आया? मीरचंद ने गंभीर स्वर में पूछा। यही बताने की गोमेद लाल के पास हमारी समस्याओं का हल है, उस पर नजर टिका। मीरचंद ने सख्त निगाहों से कल्याण को देखा। तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? कल्याण फौरन खड़ा हो गया। सुना तूने देवराज चौहान ने क्या कहा? हाँ। तो पता करी ये कितना ठीक कह रहा है। हेमंत से बात करता हूँ, उसके घर जाता हूँ। मीरचंद ने देवराज चौहान की आंखों में देखा। तेरे को ये बात कैसे पता चली? किसने बताई? ये नहीं बता सकता। क्यों? किसी ने विश्वास करके ये बात मुझे बताई है, उसके बारे में बताना मैं ठीक नहीं समझता। बात मुझ तक रहेगी। बात जब तक मेरे मुंह में है तब तक ही मेरी है, बाहर निकलते ही निकल जाएगी, देवराज चौहान ने कहा। इसलिए यह सवाल मत पूछ। किसी का विश्वास तोड़ना ठीक नहीं। जो तुम्हारे काम की थी वो तुम्हें बता दी। मीरचंद कुछ नहीं बोला। गोमेद लाल ने मेरे ख्याल में मुझ पर हमला इसलिए करवाया कि उसे पता चल गया था कि तेरी मेरी रात में बात हो गई है। उसने वो चाल खेली जो नहीं चल पाई। कैसी चाल? ये तो मुझे भी पता नहीं। हो सकता है तुम्हारे हाथों मुझे ख़त्म करवाने की चाल हो, देवराज चौहान ने कहा। यानी कि वही बात जो मैंने कही थी? मीरचंद क्या उठा। हो सकता है, मेरा अंदाज़ा ही है जो कह रहा हूँ। मीरचंद सोच भरे सर में सिर हिलाकर क्या उठा। जमीर सिंह या अयूब खान गोमेद की पहचान वाले हो सकते हैं, या मोटे दिए होंगे, मोटे पैसे दिए होंगे इस काम के। देवराज चौहान चुप रहा। जगमोहन को मेरे हाथों उठवाकर उन्होंने खेल खेला। कुछ भी पक्का पता नहीं चल रहा। मीरचंद शब्दों को चबाकर कह उठा। एक बार पक्का पता चल जाए कि इसके पीछे गोमेद है तो। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? जा रहा हूँ मैं। गोमेद लाल को चेक करो, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? कोई जगह है तुम्हारे पास? नहीं। यहीं रह लो मेरे पास, फिर आऊँगा, कहकर देवराज चौहान पलटा और उस कमरे से बाहर निकल गया। कल्याण पहाड़ की ढलान पर बने 10-15 घरों के पास पहुंचा। तेज धूप की वजह से इस वक्त बाहर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। दोपहर के 3 बज रहे थे। हर तरफ सुनसानी सी महसूस हो रही थी। पीछे की तरफ तीखी ढलान थी। देखने पर भी डर से दिल तेजी से धड़कने लगता था। कल्याण ने एक बंद दरवाज़ा हौले से थपथपाया। 2 बार थपथपाने के बाद दरवाज़ा खोला। 60 बरस के व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला था। कल्याण को देखते ही वह चौंका, कुछ घबरा सा गया था। तू कल्याण? हाँ। कल्याण भीतर प्रवेश कर गया। वो दरवाज़ा बंद करके पलटा। तू यहाँ क्यों आया? हेमंत से काम है। गोमेद लाल के बारे में पूछना होगा। उसका सर उखड़ गया। हाँ। कल्याण मुस्कुराया। तेरे को कितनी बार कहा है कि मेरे बेटे से वास्ता मत रख। गोमेद को पता चल गया तो हेमंत को समझा ले। हेमंत को अपना दोस्त कहता है और उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है। मत भूल, मैं हेमंत को शराब देता हूँ, नोट देता हूँ। मेरी दी शराब तो तू मज़े से पीता है, वैसे कहता है कि मैं हेमंत से ना मिलूं। कल्याण ने तीखे स्वर में कहा। गोमेद को पता चल गया तो? वो खतरा तो है ही। तू हेमंत को कहता क्यों नहीं कि मत बताए मुझे कुछ? कल्याण गुर्रा उठा। वो चुप रहा। तू भी जानता है कि हेमंत मुझे गोमेद लाल के बारे में खबरें नहीं देगा तो तुम दोनों बाप बेटे पेट भर कर शराब कैसे पियोगे? मेरे से मिलने वाले फालतू के नोट ना मिलने का नुकसान होगा। जितना गोमेद देता है हेमंत को, बिना काम लिए उतना तो मैं हेमंत को दे देता हूँ। कल्याण ने सख्त स्वर में कहा। जा हेमंत को बुला। वो तो गुमेद लाल के यहाँ मालूम है मुझे, तभी तो कह रहा हूँ कि बुला कर ला उसे। वो बिना कुछ कहे बाहर की तरफ बढ़ गया। शराब को शराब की बोतलें नहीं लाया? मिल जाएगी, हेमंत से बात करा जल्दी। कल्याण क्या उठा। वो बाहर निकल गया। 2 घंटे बाद वो अपने बेटे हेमंत को लेकर लौटा। वो 25 बरस का सांवले रंग का सख्त सा युवक था। कल्याण को देखकर मुस्कुराया। रात को तो मैंने आ ही जाना था, इसी वक्त क्यों बुलाया? सुना है बहुत मौज कर रहा है तू। कल्याण ने उसे घूरा। गोमेद लाल क्या जितनी मौज बाकी कर रहे हैं उतनी मैं कर रहा हूँ, हेमंत बैठते हुए बोला। नई खबर बता। कल्याण की नज़रें हेमंत पर जा टिकी। कैसी खबर? गोमेद के बारे में। क्या जानना चाहता है तू? गोमेद के ठिकाने पर बाहर से मेहमान आए हैं क्या? कल्याण ने पूछा। हेमंत की आंखें सिकुड़ी। मेहमान? 2 लोग हैं, जमीर सिंह और अयूब खान। देगा क्या? 1 बोतल और 2,000 रुपये। महंगी खबर है ये। 3 बोतल और 5,000। ठीक है, खबर बता। 2 पलों की सोच के बाद हेमंत धीमे स्वर में क्या उठा। मैं जानता हूँ कि मीरचंद को जमीर सिंह की तलाश है, हेमंत ने आहिस्ता से कहा। जमीर सिंह वहाँ पर है? गोमेद के ठिकाने पर? कल्याण की आंखें सिकुड़ी। हाँ। कम लोग ही ये बात जानते हैं, मुझे भी बस यूं ही पता चल गया। जमीर सिंह मुंबई से आया और कभी उसके ठिकाने पर तो कभी कहीं और चला जाता है, हेमंत ने बताया। कहाँ चला जाता है? नहीं जानता। अयूब खान के बारे में बता। नहीं जानता। अयूब खान नाम के आदमी को आया नहीं देखा वहाँ। जमीर सिंह पक्का है वहाँ?
हाँ पक्का है। क्यों है वहाँ? मैं नहीं जानता। ये तो पता होगा कि जमीर सिंह वहाँ क्या कर रहा है। कल्याण ने तेज स्वर में कहा। पता होता तो बता देता। 5,000 रुपया चाहिए, 3 बोतल शराब की चाहिए, और तेरे को पता नहीं कि जमीर सिंह वहाँ पर क्यों है? कल्याण ने कहा। हराम की खाने की आदत पड़ने लग गई है तुझे। मैं पता करता हूँ। हेमंत उठ खड़ा हुआ। कब बताएगा? रात को 8-9 बजे वापस आऊँगा, तब सब कुछ बताऊँगा। गोमेद लाल के आदमी देवराज चांद को ख़त्म करने के लिए क्यों उसे ढूंढ रहे हैं? वजह तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन ये खबर सही है। ऐसा क्या जानता है जो मेरे को बताएगा? 9 बजे यहीं मिलना, सब पता लगा लूंगा मैं। हेमंत कहने के साथ ही बाहर निकल गया। कल्याण जाने लगा कि वो व्यक्ति क्या उठा। बोतलें तो देता जा, रात को लाऊंगा। खबर काम की हुई तो बोतलें दूंगा, नहीं तो वापस ले जाऊंगा। पहले तो तूने ऐसा नहीं किया। खबर मिलेगी तो माल मिलेगा, मुफ्त में देना बंद कर दिया। कल्याण बाहर की तरफ बढ़ा। रात 9 बजे आ जाना बोतलें लेकर। हेमंत तेरी बातों का पक्का पता करके बताएगा, उसने पीछे से कहा। मनसुख दोपहर को सुरजीत के दारू खाने पर पहुंचा। 3-4 लोग ही बैठे पी रहे थे। दारू खाना खाली था। फट्टेनुमा बार काउंटर के पीछे मूरत ऊंचे स्टूल पर बैठा था। मनसुख के भीतर प्रवेश करते ही उसकी निगाह मनसुख पर टिक गई थी। सुरजीत किधर है? पास पहुंचते ही मनसुख ने पूछा। ऊपर आराम कर रहा है, मूरत बोला। सब ठीक तो है? देवराज चौहान आया? वो क्यों आएगा, आना था क्या? मनसुख वहां से हटने लगा तो मूरत बोला। सुना है गोमेद लाल के आदमी देवराज चौहान को मारने को फिर रहे हैं? हाँ। देवराज चौहान ने गोमेद के 3-4 आदमियों को गोली से उड़ा दिया। हाँ। किधर है देवराज चौहान? वही तो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। मनसुख ने लंबी सांस ली। देखना, देवराज चौहान मरेगा। नई खबर बता। गोमेद लाल से देवराज चौहान का क्या पंगा हो गया? मूरत ने पूछा। पता नहीं। मनसुख वहां से हटा और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। पहली मंजिल पर मनसुख सुरजीत के पास पहुंचा। एक कमरे में बैठकर लेटा हुआ था वो। यहाँ से निकल रहा था, मनसुख बोला। सोचा पता तो करूं कि देवराज चौहान आया। सुरजीत ने मनसुख को घूरा। मूरत से तूने ये बात ज़रूर पूछी होगी। हाँ। वो तो बोला कि देवराज चौहान नहीं आया। कहते हुए मनसुख मुस्कुरा पड़ा। तो मेरे से वही सवाल क्यों पूछता है? क्या मेरा जवाब दूसरा होगा? मनसुख सुरजीत की और कुछ अजीब से अंदाज से देखते हुए बोला। ये बात नहीं, मैं देवराज चौहान मेरे यहाँ ठहरा था कल। तूने मुझे नहीं बताया। सॉरी, तेरे यहाँ ठहरा था कल। तूने मुझे नहीं बताया और मीरचंद के लिए उसे लेने चल पड़ा। मेरे से एक बार पूछ तो लेता कि उसे क्या मीरचंद से मिलवाना है। सुरजीत ने गंभीर स्वर में कहा। गलती कर दी क्या? रात गोलियां चल जाती तो पता चल जाता। गोमेद लाल देवराज चौहान के पीछे क्यों पड़ गया? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। देवराज चौहान ने सुबह बाजार में उसके आदमियों को मारा। वो देवराज चौहान को मारने जा रहे थे। बीच की बात अभी तक बाहर नहीं आई, मनसुख ने कहा। पहले मीरचंद देवराज चौहान के पीछे था, अब गोमेद हो गया। मनसुख के चेहरे पर सोच के भाव उभरे रहे। जब से देवराज चौहान ने रानों में कदम रखा, तब से यहाँ का चैन मिटने लगा है। सुरजीत की आवाज़ धीमी हो गई। वो जिस अयूब खान को ढूंढ रहा है उसका मुझे पता है। पता है? मनसुख चौंका। हाँ, आज सुबह ही मेरे आदमी ने बताया कि वो कहाँ ठहरा हुआ है। कहाँ? इस बात को जानने का हक सिर्फ देवराज चौहान को है, सुरजीत ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे तो बता दो, ताकि तू इस खबर को देवराज चौहान को बेच सके। सुरजीत ने उसे घूरा। आधा माल तेरा, बता कहाँ है देवराज चौहान? खबर बेचनी मुझे भी आती है मनसुख। सारा माल मैं क्यों नहीं खा सकता? लेकिन मैं शराब बेचने का धंधा करता हूँ, खबरें बेचने का नहीं। असली आदमी वही होता है जो एक धंधा करे। नाश्ते के लिए एक धंधा, लंच के लिए दूसरा काम और डिनर के लिए तीसरा काम करने वाला कमज़ोर विश्वास वाला व्यक्ति माना जाता है। मनसुख कुछ नहीं बोला। रात देवराज चांद तेरे यहाँ नहीं रहा? नहीं। मीरचंद से मिलकर वो जाने कहाँ चला गया। समझदार है देवराज चौहान। सुरजीत के होठों पर पहली बार हल्की सी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। वो महसूस कर चुका है कि मनसुख पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। तूने भी महसूस कर लिया ये? मनसुख उखड़े सर में बोला। मुझे तो तुझ पर पूरा भरोसा है। मैं तो देवराज चौहान की बात तेरे को बता रहा हूँ। मनसुख उसे घूरता रहा। सुरजीत मुस्कुराया। अब तो बता दे कि वो अयूब खान कहाँ छिपा पड़ा है। तेरे को नहीं बताऊंगा। बियर तो पिलाएगा? मनसुख ने झल्ला कर कहा। नहीं, मुफ्त में नहीं। पैसे दूंगा, अब तो पिला। अभी अभी ज़मीर सिंह अयूब खान के पास पहुंचा था। रानों से खिसक लें? अयूब खान ने पूछा। ज़मीर सिंह ने सोच भरी नज़रों से अयूब खान को देखा। क्या हुआ? अयूब खान ने पूछा। सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। आज सुबह गोमेद के आदमियों ने देवराज चौहान को बाजार में घेर लिया था, लेकिन देवराज चौहान उन्हें शूट कर गया। बहुत खतरनाक है। मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि वो खतरनाक है। अयूब खान ने दांत भींच कर कहा। गोमेद पूरी कोशिश कर रहा है कि देवराज चौहान खत्म हो जाए, ज़मीर सिंह बोला। तो तू चाहता है कि अभी रानों में ही रहे? मेरे ख्याल में गोमेद कभी भी देवराज चौहान को मारने में सफल हो सकता है। इरादा क्या है तेरा? अयूब खान ने उसे गहरी निगाहों से देखा। अगर देवराज चौहान खत्म हो गया तो हमेशा के लिए मुसीबत हमसे दूर हो जाएगी।
मेरी मान लो एक दिन और देख लेते हैं, किसी भी वक्त देवराज चौहान के मरने की खबर आ सकती है। सिर्फ एक दिन? हाँ, आज की रात बीतते ही कलम चलने की तैयारी शुरू कर देंगे। मुझे नहीं विश्वास था कि देवराज चौहान मेरे पीछे रानों तक आ पहुंचेगा। जमीर सिंह के दांत भिज गए। जगमोहन कैसा है? मज़े में है। मार साले को। अयूब खान गुर्रा उठा। जल्दी मत कर, कल जाने से पहले उसे खत्म कर देंगे। जमीर सिंह ने कठोर स्वर में कहा। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए और हम उसके बदले देवराज चौहान से सौदेबाजी कर लें। जगमोहन भी खतरनाक है, वहां से भाग सकता है। गुंजाइश होती तो अब तक भाग गया होता। कुछ चुप रहकर अयूब खान बोला। गोमेद को पता तो नहीं चला कि मामला क्या है? नहीं, उसे पता चल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो नहीं जानता कि देवराज चौहान हमारे पीछे क्यों है। जमीर सिंह ने सिर हिलाते हुए कहा। बेशक वो मेरा रिश्तेदार सही, लेकिन उसके लिए दौलत से बड़ा कोई नहीं। उस पर तब तक ही भरोसा किया जा सकता है जब तक कि असल मामले की उसे खबर नहीं है। देवराज चौहान मीरचंद के ठिकाने से निकला और सुलगती पहाड़ी चट्टानों के बीच में से निकलता ऊपर जाने वाले रास्ते पर चढ़ने लगा। उसे इस बात की भरपूर तसल्ली थी कि जगमोहन ठीक ठाक है। देर सवेर में वो जगमोहन को कहीं से तलाशी निकालेगा। पहाड़ी रास्ते पर चढ़कर वो ऊपर के रास्ते पर पहुंचा। ठिठका। नजरें हर तरफ जाने लगीं। पसीने से वो सिर से पांव तक भीग चुका था। सूर्य किसी अंगारे की तरह लग रहा था। कठिन जगह थी रानू। खुश्क सुर्ख पहाड़ों के ऊपर। जाने कैसे इस जगह को अपराधियों ने अपने लिए आबाद किया था। पनाहगाह थी यह जगह अपराधियों के लिए। परंतु अब यहाँ पर साधारण लोग भी बसने आरंभ हो चुके थे, क्योंकि यहाँ काम धंधा था, पैसा था। बाहरी जगह से पैसा लूट कर अपराधी यहाँ पनाह ले लेते थे और ज़रूरत की चीज़ों को पाने के लिए दिल खोल कर पैसा खर्च करते थे। पुलिस ने जब जब यहाँ जमना चाहा, यहाँ लोगों ने उनके पाँव को जमने न दिया। यहाँ के हालात और यहाँ तक पहुँचने का रास्ता ऐसा ना था कि पुलिस खुद को यहाँ जमा सके। फिर भी यहाँ रहने वालों की अपनी कोशिशें जारी थी और पुलिस की तरफ से यहाँ टिकने के लिए योजनाएं बनती रही थीं। देवराज चौहान उस रास्ते पर पैदल ही आगे बढ़ने लगा। हर चीज़ तपती सी महसूस हो रही थी। आंखें भी धूप की वजह से पूरी नहीं खुल रही थीं। देवराज चौहान अपने ठिकाने के बारे में सोच रहा था कि मनसुख के यहाँ जाना भी ठीक नहीं था। बार बार सुरजीत पर बोझ बनना ठीक नहीं था। उसकी वजह से उन्हें खतरा हो सकता था। सुलेमान का झुकाव गोमेद लाल की तरफ था। अब उसे अपना वक्त कहीं और बिताना चाहिए था। कोई भी दौलत के चक्कर में उसकी गर्दन फंसा सकता था। गोमेद लाल तो खुल्लम खुल्ला उसे खत्म कर देना चाहता था। देवराज चौहान को पूरा विश्वास था कि इस सारे मामले में गोमेद लाल का हाथ है। जबीर और अयूब खान गोमेद लाल के पास ही कहीं हैं और जगमोहन को भी गोमेद लाल ने ही कहीं रखा है। मीरचंद से दुश्मनी खत्म होते पाकर गोमेद लाल उसे खत्म कर देने पर आमादा हो गया। देवराज चौहान को उस रास्ते के किनारे 15 फीट ऊंची चट्टान की छाया दिखी, जिसके नीचे आसपास कुछ घास उगी भी दिखी। चंद घंटे इस गर्मी से भरी छाव में बिता लेने देवराज चौहान को बेहतर लगे। शाम को उसने फिर मीरचंद से मिलकर आगे की खबरों की जानकारी लेनी थी। देवराज चौहान रास्ता छोड़कर उस चट्टान की छाव में पहुंचा। बैठा कि तभी उसकी निगाह पास ही 15-16 साल के लड़के पर पड़ी, जो कि छाव में बैठा खुले में घूम रही भैंस की रखवाली कर रहा था। उसने भी देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम मेरी भैंस चोरी करने आए हो? लड़का कह उठा। नहीं, बहुत लोग मेरी भैंस चोरी करना चाहते हैं, लड़का मुंह फुलाकर बोला। क्यों? क्योंकि यहाँ 150 से लेकर 200 रुपये किलो दूध बिकता है। रोज़ तो 3-4 हज़ार रुपये कमाते हैं हम। गांव में तो दूध बचा रह जाता था और 12 रुपये किलो में लोग लेते थे। बापू 3 भैंसें यहाँ लेकर आया था, 2 तो रास्ते में ही मर गई, ये बची रह गई। बापू कहाँ गया तुम्हारा? दूध बेचने। बापू रोज़ भैंस का ध्यान रखने को कहकर जाता है। कब से रह रहे हो यहाँ? 1 बरस होने वाला है। तुम दूध पियोगे? नहीं, मैं चाय पीता हूँ। आओ, मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। वो रहा मेरा झोपड़ा, तुम्हें दूध की बढ़िया चाय पिलाऊंगा। कहकर वो लड़का उठ खड़ा हुआ। उसकी बातों में भोलापन झलक रहा था। पीछे से तुम्हारी भैंस को कोई ले गया तो? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं यहाँ रहकर तुम्हारी भैंस का ध्यान रखता हूँ, तुम चाय बना कर ले आओ। ये बात तो ठीक कही। देखना, अगर भैंस चोरी हो गई तो मैं भैंस के पैसे तुमसे लूँगा। कहने के साथ ही वो लड़का पास की ढलान उतरता चला गया। पास ही उसका झोपड़ा नजर आ रहा था। भोलू 20 बरस का बिगड़ चुका युवक था। काम एक ही था, स्मैक लेते रहना, काम कुछ भी न करना। स्मैक के लिए पैसों का इंतजाम इधर उधर से चोरी करके करना। 3 साल पहले रानों में भाग आया था पुलिस से बचने के लिए। जुर्म था चोरी के साथ बलात्कार, वो भी 3 बार। कब तक बचा रहता? पुलिस ने उसे अपराधी के तौर पर पहचान लिया था। भोलू जानता था कि पुलिस के हाथ पड़ गया तो सारी उम्र ही जेल में बीतेगी। रानों के बारे में सुन रखा था उसने और भाग आया रानों। यहाँ भी उसने चोरी चकारी का काम छिपे तौर पर जारी रखा हुआ था। स्मैक की आदत उसे पक्की तरह पड़ चुकी थी।
और रानों में स्मैक महंगी मिलती थी। उन 3 सालों में रानों के लोग उसे अच्छी तरह जानने लगे थे। इस वक्त भोलू उस घर में छिपा हुआ था जहां अयूब खान रह रहा था। 2-3 दिन से उसकी निगाह अयूब खान पर थी कि ये रानों का नया चेहरा है और जब से आया इस घर में ही घुसा रहता है। पक्का इसके पास तगड़ा पैसा होगा जिसकी पहरेदारी करता रहता है। अयूब खान के घर में हाथ साफ करने घुसा था भोलू। अयूब खान बेड पर लेटा हुआ था। इससे पहले कि वो नोटों को वहां से ढूंढता, बाहर दरवाजे पर थपथपाहट हुई और देखते ही देखते जमीर सिंह भीतर आ गया था। अयूब खान और जमीर सिंह की बातें भोलू ने सुनी। कान खड़े हो गए भोलू के। कोई खासी मामला है? ऐसी क्या बात है जिसके लिए ये दोनों शुक्र मना रहे हैं कि गोमेद लाल को पता नहीं? अगर पता होता कि देवराज चौहान इनके पीछे क्यों है तो गड़बड़ हो जाती। देवराज चौहान की एक दो खबरें उसने भी एक ढाबे से सुनी थी जब रात को खाना खा रहा था। वो समझ गया कि मामला कुछ तो है। जब अयूब खान और जमीर सिंह में इधर उधर की बातें होने लगीं तो मौका पाकर भोलू पीछे की खिड़की से बाहर निकल गया। इस वक्त वो सिर्फ यही सोच रहा था कि उसके पास खबर है और इस खबर के कौन उसे दाम दे सकता है। गोमेद लाल तक उसकी पहुंच नहीं थी लेकिन नारायण तक उसकी पहुंच थी। और नारायण की पहुंच रानों में हर जगह पर थी क्योंकि वो पैसे लेकर खबरें इधर उधर करता था। भोलू वहां से सीधा नारायण के पास पहुंचा। 40 बरस का नारायण वही काम करता था जो मनसुख करता था। गोमेद लाल से भी उसके संबंध थे और मीरचंद से भी। जिसके काम की खबर होती उसे खबर देकर खबर की कीमत ले लेता था। धंधे में खतरा तो था, नोट भी थे। भोलू को देखते ही उसने मुंह बिचकाया और क्या उठा। नशेड़ी, तू अभी तक मरा नहीं? जिंदा हूँ, वो तो नजर आ ही रहा है। तो पूछता क्यों है? तेरा हालचाल पूछ रहा था। मेरे पास क्यों आया? तेरे लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है। भोलू ने दांत दिखाए और पुराने से स्टूल पर बैठ गया। पिछली बार तूने मेरे को जो स्मैक दी थी वो 10 दिन चली थी। बदले में तूने जो खबर दी थी उस खबर से मैंने किसी से स्मैक की कीमत वसूल ली थी। नारायण भोलू के चेहरे पर नजर टिकाए मुस्कुराकर बोला। उसके बाद तू कोई खबर नहीं लाया? लाया हूँ। कब? अभी। भोलू ने दांत फाड़े। बोल कितनी स्मैक देगा? जैसी ही खबर वैसी स्मैक। गोमेद लाल के काम की खबर है। नारायण तुरंत सीधा होकर बैठ गया। क्या? पहले स्मैक फिर खबर का दाम तो बता। नशा टूट रहा है। भोलू ने दांत दिखाए। स्मैक के दर्शन तो करा। उसे घूरता हुआ नारायण दूसरे कमरे में गया और एक पुड़िया लाकर उसे दी। इससे क्या होगा? अपना टूटता नशा ठीक कर। तीखे शब्दों में नारायण बोला। उसके बाद खबर दे। खबर काम की हुई तो स्मैक और दूंगा, नहीं तो तेरे कपड़े भी उतार लूंगा। भोलू ने उसकी बात की परवाह नहीं की और स्मैक का नशा लेने में व्यस्त हो गया। खबर बता हरामी। नारायण। भोलू स्मैक का मजा लेता क्या उठा। मैंने तेरे से कभी मोल भाव नहीं किया खबर का, और तू थोड़ी सी स्मैक देकर टरका देता है। मुझे मनसुख से भी पूछना चाहिए कि वो मुझे खबर का दाम क्या देता है। मैं तेरे को ज़रूरत से ज़्यादा देता हूँ। क्या पता मनसुख और भी ज़्यादा दे दे। अगली बार खबर लेकर उसके पास जाऊँगा। मुझे लगता है कि तू मुझे थोड़ी सी स्मैक देता और खबर को महंगे में बेचता है। खबर बता। नारायण ने दांत पीछे। बोलो स्मैक का मज़ा लेता क्या उठा। जमीर सिंह को मीरचंद ढूंढ रहा है। हाँ। सुना है देवराज चौहान किसी अयूब खान को ढूंढ रहा है। हाँ। इन दोनों को गोमेद लाल ने कहीं छिपा रखा है। क्या? नारायण चौंका। आगे सुन। आगे भी है? हाँ बता। ये दोनों गोमेद लाल को ठस्सा देकर चुपचाप भागने के फेर में हैं। क्यों? देवराज चौहान का डर। देवराज चौहान इन तक ना पहुंच जाए। गोमेद लाल ने इन्हें कहा है कि वो देवराज चौहान को खत्म कर देगा, परंतु इन्हें डर है कि कहीं देवराज चौहान बचकर उन तक ना पहुंच जाए। मामला क्या है बीच का? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अयूब खान और जमीर सिंह बात कर रहे थे कि अगर गोमेद को पता चल गया कि वो मुंबई में क्या करके आए हैं तो गोमेद इनके पीछे पड़ जाएगा। मेरे ख्याल से दौलत का चक्कर है कोई। नारायण भोलू को देखता रहा। जमीर सिंह गोमेद का रिश्तेदार है। उनकी बातों से तो मुझे यही लगा है। भोलू ने स्मैक का मजा लेते हुए कहा। शायद वो तभी जमीर सिंह के काम आ रहा और ये बात अभी मिर्चन को नहीं पता। मेरे ख्याल में जगमोहन को भी गोमेद लाल ने कहीं कैद कर रखा हुआ है और देवराज चौहान जगमोहन की वजह से मीरचंद के पीछे है। नारायण के चेहरे पर गंभीरता नजर आने लगी। मीरचंद और देवराज चौहान में सुलह हो गई है? नारायण बोला। ओह कब? कल रात को। खबर काम की लगी? बहुत। किसके काम की है? भोलू ने नशे से भरी हंसी हंसकर कहा। यह सोचना मेरा काम है। मेरे को स्मैक दे, मैं चलूँ। नारायण उठा पीछे वाले कमरे में जाने के लिए। कम स्मैक दी तो अगली बार खबर लेकर मैं मनसुख के पास जाऊंगा, भोलू बोला। नारायण पीछे वाले कमरे में गया, वापस आया, हाथ में काफ़ी बड़ी पुड़िया थी। बस इतनी सी? भोलू की निगाह उस पुड़िया पर पड़ी तो क्या उठा। संभाल इसे। नारायण ने पुड़िया उसकी तरफ उछालते हुए कहा। तेरे 20 दिन निकल जाएंगे इससे। 10 दिन से ज़्यादा नहीं निकलेंगे, भोलू ने पुड़िया लपकते हुए कहा। 20 दिन?
15 दिन का माल है ये, 5 दिन का और दे। 15 दिन बाद आना तू। भोलू ने दांत दिखाए फिर बोला, खबर बढ़िया दी ना मैंने। खिसक ले और मुंह बंद रखना, वरना। चिंता मत कर नारायण, मैं एक खबर एक ही को बेचता हूँ, दो को नहीं, मेरा मुंह बंद। एक बात और बता। क्या? अयूब खान और जमीर सिंह की तरह? भोलू ने ठिठक कर नारायण को नशे से भरी आंखों से देखा, मुस्कुराया। क्या हुआ? ये दूसरी खबर है, भोलू ने दांत फाड़े। वही खबर है, नहीं दूसरी, भोलू ने सिर हिलाकर कहा। क्या चाहता है? इतनी इसमें अकॉर्ड दे। अभी तो नहीं है। बता वो दोनों किधर है, इसमें आएगी तो मिल जाएगी। धोखा मत देना, मेरे धंधे में आपस में धोखा नहीं चलता। जमीर सिंह का पक्का नहीं पता वो कहाँ रहता है या नहीं। वो वहाँ रहता है या नहीं? अयूब खान वहीं रह रहा है। कहाँ? भोलू ने बताया कि अयूब खान किस जगह पर है। आज कैसे आना हुआ नारायण? नारायण को गोमेद लाल तक पहुंचाया गया तो गोमेद लाल कह उठा, मन कर रहा था मिलने का तो आ गया। नारायण ने मुस्कुराकर कहा और खाली कुर्सी पर जा बैठा। तू कभी बिना काम के आया है? गोमेद मुस्कुराया। खबर है। बोल। इनाम तगड़ा चाहिए। खबर बता। पता चला कि जमीर सिंह और अयूब खान को तुमने अपने पास रखा हुआ है। घटिया खबर है, इन दोनों को मैं नहीं जानता। गोमेद लाल के माथे पर बल पड़े। खबर नहीं है, खबर तो आगे है, पर वो खबर तभी है अगर तुम दोनों को जानते हो। गोमेद लाल नारायण को देखता रहा। मैं किसी को यह बात बताऊंगा नहीं, भरोसा रख मुझ पर। ठीक है, आगे बोल। जगमोहन, वो देवराज चौहान का साथी, उसे भी तूने ही कहीं रखा हुआ है? यही खबर है, गोमेद ने तीखे स्वर में कहा। नहीं, खबर तो आगे है। फूट। तू देवराज चौहान को खत्म करने पर लगा है, वो निशाने पर नहीं आ रहा। जमीर सिंह के लिए यही बात चिंता वाली है। उसके साथ अयूब खान भी परेशान है। गोमेद लाल की आंखें सिकुड़ी। तेरे को किसने कहा? उनकी बातें सुनी किसी ने। ये खबर है? खबर तो आगे है। तो उल्लू के पट्टे खबर बोल। गोमेद लाल का सब्र छलका। जमीर सिंह और अयूब खान का विश्वास तेरे पर से हट रहा है। उन्हें शक है कि तू देवराज चौहान को नहीं मार पाएगा। देवराज चौहान कहीं उन तक ना पहुंच जाए। दोनों डरे बैठे हैं। नारायण कहता जा रहा था। खबर यह है कि वो मुंबई में कुछ खास करके आए हैं। उनकी बातचीत ये थी कि अगर गोमेद को पता चल जाए कि वो क्या करके आए हैं तो गोमेद उनके पीछे पड़ जाएगा। मामला दौलत से जुड़ा लगता है। गोमेद लाल नारायण को देखता रहा। अगर रात रात में देवराज चौहान ना मारा गया तो कल सुबह दोनों चुपके से रानों से खिसक जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, नारायण ने पुनः कहा। गोमेद लाल ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। इसका मतलब कि जमीर सिंह और अयूब खान देवराज चौहान के साथ भारी गड़बड़ करके आए हैं, गोमेद बोला। तभी तो देवराज चौहान रानों तक आ पहुंचा है, नारायण ने कहा। दौलत का मामला है, नारायण ने सहमति से सिर हिलाया। तेरे को किसने बताया? गोमेद लाल ने गंभीर स्वर में पूछा। 2-3 घंटे पहले किसी ने जमीर सिंह और अयूब खान की बातें सुनी। बात वहां से हो रही थी जहां अयूब खान ठहरा हुआ है। खबर को पाने के लिए मुझे मोटी रकम देनी पड़ी है। गोमेद, अब मुझे नुकसान ना हो। खबर गलत हुई तो डबल वापस लूंगा। मंजूर। मैं अभी आया, कहकर गोमेद बाहर निकल गया। 2 मिनट बाद लौटा, हाथ में 100-100 की 5 गड्डियाँ थी। ये लो 50,000 है। खबर गलत बता रहा है तो लाख तैयार रखना, नहीं तो मेरे आदमी गोली मार देंगे। पहले कोई खबर गलत निकली है क्या? नारायण ने मुस्कुराकर गड्डियाँ थामी। निकल जा, और ये बातें मुंह से मत निकालना। नारायण बाहर निकल गया। गोमेद लाल ने एक साथ 2 कश लिए और सिगरेट नीचे फेंककर जूते से मसली और सामने नजर आ रहे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखों में सोच के भाव थे, चेहरे पर गंभीरता थी। फौरन ही वो वहां जा पहुंचा जहाँ जगमोहन कैद था। सलाखों के बाहर की तरफ स्टूल पर एक व्यक्ति बैठा था। गोमेद को देखकर वो उठा। जा तू, जा तू, मैं इससे बात कर रहा हूँ, गोमेद ने कहा। वो सिर हिलाकर फौरन चला गया। गोमेद ने जगमोहन को देखा, मुस्कुराया, फिर स्टूल पर जा बैठा। जगमोहन शेब बड़े गालों पर हाथ फेरता सोच भरी नजरों से गोमेद को देखने लगा। अफसोस करने आया हूँ, गोमेद ने सिर हिलाकर कहा। किस बात का? कोई मर गया है क्या? जगमोहन ने व्यंग से कहा। मुझे पता नहीं था, अभी अभी पता चला। तूने पहले बताया ही नहीं, और मैंने भी नहीं पूछा। क्या? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। यही कि जमीर सिंह और अयूब खान तगड़े माल की तुम्हें चोट देकर मुंबई से रानो आए। अयूब खान की बात कर, जमीर सिंह को तो मैंने इधर ही देखा है। जगमोहन ने मुंह बनाया। मुझे कैद करके तू पाप कर रहा गोमेद लाल? मुझे भी लग रहा है कि तू ठीक कह रहा है, गोमेद लाल मुस्कुराया। एक तो तुम्हें तगड़ी चोट मिली, दौलत की, और रानो पहुंचते ही तुम मेरी कैद में पहुंच गए। कितनी दौलत का मामला है जगमोहन? जगमोहन आंखें सिकोड़े गोमेद लाल को देखने लगा। गोमेद लाल मुस्कुराया। क्या देखता है? तो आखिर तेरे को खुशबू मिल ही गई कि यह बड़ी दौलत का मामला है। जगमोहन ने लंबी सांस ली। नोटों की बात खुली जाती है। बता, कितनी दौलत का मामला है? जमीर सिंह से पूछ, अयूब खान से पता कर। मेरे से ये बात क्यों पूछता है? जगमोहन ने कहा। बच्चों से क्या पूछना, सोचा तेरे से ही पता कर लूं। गोमेद मुस्कुराया। दौलत का लालच हावी हो रहा है तुम पर।
पता तो चले कि नोट कितने हैं इस मामले में। जमीर सिंह से तेरा रिश्ता है, वो बता रहा था कि तेरी बहन का तेवर है वो। दौलत से बड़ा मेरे लिए दूसरा रिश्ता नहीं। क्या करेगा पूछकर? दौलत के बारे में पूछकर क्या किया जाता है? समझा। जगमोहन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मेरे को क्यों कैद कर रखा है? गोमेद ने उसे घूरा। मेरे से कुछ पूछना है तो बताना भी पड़ेगा। जमीर सिंह और अयूब खान को देवराज चौहान का डर लगा हुआ है। वो सोचते हैं कि अगर देवराज चौहान उन तक पहुंच गया तो जगमोहन का सौदा उससे करके खुद को बचा लेंगे। जगमोहन गोमेद को देखता रहा। बता, अब कितनी दौलत का मामला है? मेरे को छोड़ दे। क्यों? मुझे इस तरह कैद में रखकर तुझे कुछ नहीं मिलेगा, जगमोहन ने कहा। मुझे तेरे से कुछ नहीं लेना देना। तेरे को ज़मीर और अयूब खान ने कैद किया है, उमेद लाल कह उठा। जब वक्त आएगा तो तेरे को आज़ाद कर दूंगा। ये बता कि मुंबई में क्या हुआ, कितनी दौलत का मामला और पैसा कहाँ पर है? जगमोहन गोमेद लाल की बेचैनी को स्पष्ट तौर पर महसूस कर रहा था। वो पैसे के बारे में सुनना चाहता था, दौलत के बारे में मालूम कर लेना चाहता था। तेरे को बीच की बात बताकर मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। होगा। क्या? मैं तेरे को आज़ाद कर दूंगा। अभी? अभी नहीं, तेरी बात का सच जानने के बाद। पता तो चले कि तूने जो कहा है सच कहा है। सच कैसे पता चलेगा तेरे को? गुमेद लाल कुछ पर खामोश रहा, फिर क्या उठा। जमीर सिंह और अयूब खान कल सवेरे चुपचाप रानू से खिसकने वाले हैं। ये बात मुझे पता चली है। मैं उन्हें पकड़कर कैद कर लूँगा, तब वो सारा सच बताएंगे। परंतु पता तो चले कि इस मामले में पैसा कितना है। जगमोहन चुप रहा। बताओ, मुझे मुंबई में हुआ क्या? तुम और देवराज चौहान इन दोनों के पीछे रानू तक। गोमेद, जगमोहन ने टोका। हाँ, अयूब खान हमारी बहुत बड़ी दौलत लेकर खिसक आया है। कितनी बड़ी? गुमेद लाल ने दांत भींच कर कहा। इतनी बड़ी कि उस दौलत से कोई भी रानों पर राजा बनकर सारी उम्र बिता सकता है। ओह, लेकिन वो दोनों तो खाली हाथ रानों पहुंचे। जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। तेरे में इतनी समझ नहीं कि यहाँ आते हुए वो दौलत को कहीं छिपाए आए। इतनी समझ तो उनमें भी है कि पैसा तुमने देख लिया तो तुम उनकी गर्दन काट दोगे। गुमेद लाल के होंठ बिछ गए। इतनी बड़ी दौलत का मामला है और जमीर सिंह ने मुझे बेवकूफ़ बनाकर मुफ्त में मेरी सेवा ले रहा है। अगर समझदार होता तो मुझे भी हिस्सेदार बना लेता। गोमेद लाल ने शब्दों को चबाकर कहा। जमीर सिंह ने मेरे से नोटों वाली बात छिपाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो तो तेरे कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। सामने से गोली आएगी तो तुझे ही लगेगी, वो तो बच जाएगा। बच्चे ने तेरे को मुर्गा बना दी और तू बन गया, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। गोमेद लाल का चेहरा कठोर हो गया, उठ खड़ा हुआ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। गोमेद क्या उठा। वक्त रहते बात पता चल गई। अब वो दोनों रानू से भाग नहीं सकेंगे, मेरे हाथों ही मरेंगे। मेरे से चालाकी करते हैं। क्या करेगा उनका? दोनों को पकड़कर पूछूंगा कि पैसा कहाँ रखा है। गोमेद गुर्रा उठा। और वो तेरे को बता देंगे? जगमोहन मुस्कुराया। बताना पड़ेगा। भूल में है तू। वो तेरे को कुछ नहीं बताएंगे। उन्हें भी दौलत से प्यार है। बताना होता तो जमीन ने तेरे को पहले ही बता दिया होता। बच्चे तेरे को इस्तेमाल कर रहे हो, तू बेवकूफ़ बन रहा है। गोमेद दांत पीसता आगे बढ़ने लगा तो जगमोहन ने टोका। अब तो मुझे छोड़ दे। पहले असल बात पता लगने दे तब। मैं झूठ नहीं कह रहा, सच का भी पता लगने दे। देवराज चौहान कहाँ है? वो बहुत शातिर है। गोमेद ने जगमोहन को देखा। मीरचंद जब उसके पीछे था तो मीरचंद के हाथ नहीं चढ़ा। अब मेरे आदमी उसे मारने के लिए फिर रहे हैं तो वो मेरे आदमी को मारे जा रहा है। वो तो तेरे को भी मार देगा, जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा। मुझे? वो कभी भी तेरे सिर पर पहुंच सकता है। देवराज चौहान है वो तुझे। रानों में मुझे छू पाना आसान नहीं जो। देवराज चौहान छोड़ेगा नहीं, गोली मारेगा, जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा। तेरे सामने एक ही रास्ता बचा है कि तू मुझे जाने दे। मैं बाहर जाकर देवराज चौहान को समझा दूंगा कि मैं शीशे में उतरने वाला नहीं, गोमेद ने व्यंग से कहा। लेकिन सब ठीक रहा तो तेरे को इस कैद से निकाल दूंगा, क्योंकि तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं, कहकर वो वापस चल पड़ा था। देवराज चौहान की आंख खुली। शाम के 5 बज रहे थे। चाय पीने के बाद वो उसी लड़के के झोपड़े में ही आराम करने के इरादे से लेट गया था और आंख लग गई। बाहर से मध्यम सी आवाज़ें आ रही थीं। देवराज चौहान ने झोपड़े से बाहर झांका। बाप बेटा भैंस का दूध निकाल रहे थे। देवराज चौहान बाहर निकला। नींद से उठ गए? लड़का उसे देखते ही बोला। हाँ, देवराज चौहान बोला। मुंह धोने के लिए पानी मिलेगा? दूध निकालता उसका बाप कह उठा। दूध से हाथ मुंह धोना हो तो मिल जाएगा, लेकिन पानी तो यहाँ दूध में डालने को भी नहीं मिलता। बिल्कुल असली दूध बेचना पड़ता है। कहाँ के हो तुम? रानों में पहले नहीं देखा तुम्हें। मुंबई से आया हूँ। तभी। उसने दूध निकालते सिरे लाया। रहने को ठिकाना नहीं है क्या? नहीं। यहीं पे झोपड़ा डाल लो, कोई धंधा भी कर लेना। देखूंगा। देवराज चौहान ने कहा और 500 का नोट निकालकर लड़के को थमाया। ये क्या? लड़का हड़बड़ाया। रख लो, पानी खरीद कर नहा लेना। क्या नाम है तुम्हारा? उसका बाप बोला। देवराज चौहान। वो चौंका। दूध निकालना छोड़कर उठ खड़ा हुआ। तुम हो देवराज चौहान? वो हड़बड़ाकर बोला। क्यों? रानों में तो हर तरफ तुम्हारा ही जिक्र हो रहा है कि तुम बहुत खतरनाक हो। मैं तुम्हें खतरनाक लगता हूँ? पता नहीं। वो अभी भी घबराया हुआ था।
सुना है कि गोविंद लाल के आदमी तुम्हें मारने के लिए घूम रहे हैं। ठीक सुना है। यह भी सुना है कि तुमने सुबह गोविंद लाल के आदमियों को गोली मार दी। हाँ, वे मुझे मारने जा रहे थे। मेरी मानो तो तुम रानू से चले जाओ। गोविंद लाल बहुत खतरनाक है। मेरे साथी को गोविंद लाल ने पकड़ रखा है। वो मुझे मिलेगा तो जाने की सोच सकता हूँ। लेकिन तुम यहाँ आए क्यों? अयूब खान की ज़रूरत है मुझे। अयूब खान? ये कौन है? रानों में 10 दिन पहले पहुंचा है। 10 दिन? एक आदमी है ऐसा? दो हैं जो 10-11 दिन पहले ही रानों में आए हैं। वो सोच भरे सर में क्या उठा? देखने में वो कैसा लगता है? देवराज चौहान ने बताया। वही है, उसके मुंह से निकला। कौन? जिसे मैं हर शाम को दूध देने जाता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही आदमी है। उस छोटे से घर में वो अकेला रहता है। कभी कभी दूसरा भी वहाँ नजर आता है। 10-12 दिन से वो उस मकान में रहने लगा है। कहाँ है वो घर? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। दूध निकालकर उसे देने जाऊंगा, तुम पीछे रहकर उसे देखना। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? वो डरा सा क्या उठा। गड़बड़? गोली तो नहीं चलेगी? नहीं, तुम पर कोई आँच नहीं आएगी। अगर वो अयूब खान ही हुआ तो। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। शाम के 6 बज रहे थे। सूर्य लाल पहाड़ों के पीछे सरक चुका था, परंतु अभी भी उसकी धूप की तेज किरणें पहाड़ों के पार से झांकती सी महसूस हो रही थीं। जमीन जैसे सुलग रही थी। देवराज दूध वाले के साथ काफी दूर तक पैदल ही चला था। फिर जब एक तरफ बनी बस्ती पास आने लगी तो वो ठिठक कर देवराज चौहान से बोला, तुम दूर से ही मुझे देखते रहो। सबसे पहले मैं उसी घर में जाऊंगा जहां तुम्हारे बताए हुलिये का आदमी रहता है। मैं उसे किसी बहाने बाहर बुला लूंगा, तुम देख लेना। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। उधर उस चट्टान के पास खड़े हो जाना, वहां से वो सारे मकान स्पष्ट दिखते हैं। देवराज चौहान उस चट्टान की तरफ बढ़ गया। दूध का बर्तन संभाले वो दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। 5 मिनट पहाड़ी रास्ता उतरने के बाद वो उन मकानों के पास पहुंचा। वो काफ़ी हद तक समतल पहाड़ था और वहाँ 15 के करीब मकान बने हुए थे। उसने एक मकान का दरवाज़ा थपथपाया और 4 कदम पीछे आकर ज़मीन पर बैठ गया। नज़र उधर भी मारी जिधर देवराज चौहान खड़ा था। देवराज चौहान दिखा उसे। तभी दरवाज़ा खुला। अयूब खान दिखा। बाबूजी, इधर आके दूध ले लो। मेरा पाँव बहुत दर्द कर रहा है, चला नहीं जाता, वो बोला। अयूब खान बाहर निकला और उससे दूध का बर्तन लेकर भीतर चला गया। 2 मिनट बाद वापस आया। खाली बर्तन के साथ उसे 2,000 रुपये थमाता क्या उठा। कल से दूध मत देना। क्यों बाबूजी? हम दूध में पानी भी नहीं डालते। कल सुबह हम जा रहे हैं। अच्छा, फिर कब आओगे बाबूजी? पता नहीं। जब भी आना हमसे ही दूध लेना, ताज़ा और बढ़िया दूध होता है हमारी भैंस का। अयूब खान बिना कुछ कहे भीतर गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। दूध वाला उठा और खाली बर्तन थामे वापस चल पड़ा। देवराज चौहान के पास पहुंचा। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोर मुस्कान उभरी हुई थी। देखा था उसे? हाँ, वही है जिसकी तलाश में मैं रानू आया हूँ। देवराज चौहान क्या उठा। ओह, लेकिन वो तो कल सुबह रानू से जा रहा है। दूध लेने से भी मना कर दिया। सुबह बहुत दूर है, रात होने वाली है। रात ठीक से निकलेगी तो सुबह होगी, वरना सुबह होगी ही नहीं। मैं चलता हूँ। दूध वाला समझ गया कि अब गड़बड़ होना होगी, वो खिसक गया। देवराज चौहान की निगाह पुनः उस मकान पर जा टिकी। वहाँ अयूब खान था जिसकी उसे सख्त ज़रूरत थी। शाम को दोगला मीरचंद के पास पहुंचा। मीरचंद बेचैनी से टहलते हुए किसी खबर को पाने का इंतजार कर रहा था। जब से देवराज चौहान गया था तब से ही मीरचंद कुछ परेशान सा था। दोगले को देखते ही उसके होठों से निकला, खबर बता। बहुत कठिनता से पता चला है कि साले, सीधी सीधी खबर बता। मीरचंद के चेहरे पर कठोरता उभरी। जमीर सिंह का वास्ता गुमेद लाल से है। दोगला बोला। पक्का? हाँ, दोगले ने गर्दन हिलाई। गुमेद लाल इस मामले में कहाँ आता है? मीरचंद बोला। गुमेद लाल और जमीर सिंह में कुछ खास पहचान है, रिश्ता है कोई। दोगला पुनः चालू हुआ। जमीर सिंह गुमेद लाल के पास ही नजर आता है और कभी वहाँ कहीं चला भी जाता है। अयूब खान? उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली है। तूने पूछी भी नहीं होगी। पूछी थी, लेकिन अयूब खान की कोई खबर नहीं मिली। दो बातें और भी हैं। वो भी बोल। ढोल बजाऊंगा तब बोलेगा क्या? जगमोहन गोमेद लाल के ठिकाने पर कह दे। पक्का? दोगले ने गर्दन हिलाई। ये खबर है देवराज चौहान के लिए। मीरचंद बड़बड़ा उठा। नारायण मिला रास्ते में जब आ रहा था तो वो कहता है उसके पास बहुत काम की बात है, लाख 1 रुपया मांग रहा था। लाख तो बहुत ज़्यादा है। वो लाख ही कह रहा था। हमारे काम का क्या पता उसे। जमीर सिंह अयूब खान का ठिकाना जानता है। उसका कहना है कि उन्हें आराम से पकड़ा जा सकता है। और वो कहता है वो एक बड़ी दौलत का रास्ता बता सकता है। नारायण कहता है? हाँ। लेके आओ उसे। लाख 1 रुपया दूंगा, लेके आ। मिर्चन ने हाथ हिलाकर कहा। दोगला बाहर निकल गया। 1.5 घंटे बाद दोगला नारायण को लेकर आया। तू जानता है कि जमीर सिंह और अयूब खान कहाँ हैं? मीरचंद बोला। हाँ। आया क्यों नहीं खबर देने? दोगले से बात की थी मैंने। तुम्हें तो तभी तो तुम्हें पता चली, नारायण ने कहा। और तू मुझे बड़ी दौलत तो पहुंचाने का रास्ता बता सकता है?
नारायण ने गर्दन हिलाई। बता। इन दोनों खबरों का ₹1,00,000 लूँगा मीरचंद। ज़्यादा मांगने लगा है तू। खबर के मुताबिक बहुत कम ले रहा हूँ। दोगले, मीरचंद ने कहा। कल्याण को बोल ₹1,00,000 के साथ आ। दोगला बाहर चला गया। कहाँ है जमीर और अयूब? नारायण ने बताया। बड़ी दौलत का क्या मामला है? पता चला है कि जमीर अयूब देवराज चौहान की बड़ी दौलत लेकर मुंबई से निकले हैं। यही वजह है कि देवराज चौहान इनके पीछे रानू तक आ पहुंचा है। दौलत कहाँ है? मीरचंद की आंखें सिकुड़ी। वो शायद रानू तक नहीं आ सकी। क्या मतलब? हो सकता है सारा पैसा वो रास्ते में कहीं छिपाए आए हों। ये मेरा ख्याल है, खबर नहीं। मीरचंद के होंठ सिकड़े। इस बात का जवाब जमीर और अयूब ही दे सकते हैं। गोमित को पता है ये बात? कुछ देर पहले ही पता चली है। पहले नहीं पता थी। तूने बताया? हाँ। एक खबर दो जगह बेचता है। गोमित को पता चलेगा तो वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। गोमित को कैसे पता चलेगा? नारायण मुस्कुराया। तू उसे बताएगा तो ही पता चलेगी ये बात, और तेरे को बात बताने का क्या फ़ायदा? दौलत की खबर मिलने पर गोमित क्या बोला? उसके लिए नई खबर थी। वो पक्का इस वक्त दौलत के बारे में जगमोहन से पता कर रहा होगा। जगमोहन? वो भी वही है, उसके ठिकाने पर कैद है। जमीर सिंह वहाँ नहीं था? तब नहीं था। गोमित क्या करेगा अब? तू क्या सोचता है? वो जमीर सिंह की गर्दन काटकर दौलत पाने की कोशिश करेगा। बड़ी दौलत का मामला है। तभी कल्याण और दोगले ने भीतर प्रवेश किया। ₹1,00,000 किसको देना है? कल्याण ने 500 के नोटों की 2 गड्डियां पकड़ रखी थी। नारायण को दे दे, मीरचंद ने कहा। बड़ा महंगा होता जा रहा है नारायण। रानों में रहना नहीं है क्या तूने? क्या? नारायण को गड्डियां थमाते कल्याण बोला। नारायण ने गड्डियां जेब में डाली। जा, मीरचंद ने इशारा किया। नारायण बाहर निकल गया। खास खबर है क्या? नारायण ने पूछा। जवाब में मीरचंद ने सहमति से सिर हिला दिया। अंधेरा घिरता जा रहा था। सुरजीत का दारू खाना आबाद होता जा रहा था। सुरजीत फट्टे नुमा काउंटर के पीछे खड़ा व्यस्त नजर आ रहा था। मूरत बतौर सुपरवाइजर दारू खाने में टहलता नजर आ रहा था। तभी मनसुख ने भीतर प्रवेश किया। आजकल दारू खाने के बहुत चक्कर लगा रहे हो। मूरत उसके सामने पहुंचते क्या उठा। चुप कर। सुरजीत ने मुफ्त में पिलाने की आदत तो नहीं डाल दी? वो साला मुफ्त पिलाएगा क्या? कहता हुआ मनसुख फट्टे जैसे बार काउंटर पर पहुंचा। सुरजीत मनसुख को देखकर ठिठका। देवराज चौहान आया? नहीं। तू अभी तक ये बात दिल में रखकर बैठा हुआ है कि अयूब खान कहाँ है? सुरजीत मनसुख को देखता रहा। मुझे बता दे, फालतू बात मत कर। मैं देवराज चौहान को ढूंढ लाऊं तो उसे बता देगा? सुरजीत ने हाँ में सिर हिला दिया। देवराज चौहान कहीं शायद कहीं छिपा पड़ा है। गोमेद के आदमी रानों में उसे ढूंढते फिर रहे हैं कि उसे मार सके। कभी भी देवराज चौहान के बारे में खबर सुनने को आ सकती है। वो जब से आया रानों की शांति भंग कर दी है, सुरजीत बोला। रानो शांत कब था? हाँ, रानो कभी शांत नहीं रहता। सुरजीत क्या उठा। लेकिन इस बार शोर ज़्यादा है। देवराज चौहान की खबर पाने की कोशिश की मैंने, लेकिन नहीं पता चल रहा। कहीं उसे मारकर पहाड़ी से तो नीचे नहीं फेंक दिया? कुछ भी हो सकता है, मनसुख ने गंभीर स्वर में कहा। मिर्चन के बारे में कोई खबर? नहीं। घुमेद की भी कोई खबर नहीं। मनसुख ने इनकार में सिर हिलाया। मुझे लगता है कुछ होने वाला है, सुरजीत ने गंभीर स्वर में कहा। इन सब के होते हुए घंटों से रानों में शांति चल रही है, तो ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही। मनसुख ने कुछ नहीं कहा। अयूब खान जमीर सिंह का भी पता नहीं चला? उसके बाद की कोई खबर नहीं मिली। इंतज़ार कर, कुछ होगा, सुरजीत बोला। जल्दी होगा। मैं रानों की हवाओं को अच्छी तरह जानता हूँ। मनसुख व्याकुल दिखा। तभी मूरत वहाँ आया। मनसुख कोई नई खबर सुना रहा है क्या? मूरत क्या उठा। सुरजीत, मनसुख बोला, ये मुझे मुफ्त की शराब के ताने मार रहा है। क्या तुम मुफ्त की पीते नहीं? कभी कभी। वो तो ताने सुनने में तुझे ऐतराज क्यों है? सुरजीत शांत भाव में मुस्कुराया। मनसुख भी मुस्कुरा पड़ा, लेकिन सोचे उसकी देवराज चौहान की तरफ थी। अंधेरा कब का घिर चुका था। दिन की तपिश अभी बाकी थी। 8:30 का वक्त हो रहा था। आसमान साफ था और तारे नन्हे बल्बों की भांति चमक रहे थे। कभी कभी हवा का तेज झोंका पसीने से भरे शरीर से टकराकर राहत पहुंचा जाता था। देवराज चौहान उस छोटे से मकान के करीब पहुंच गया था जहां अयूब खान छिपा था। पास में कुछ मकान और भी थे। कोई नजर न आ रहा था। रोजमर्रा की तरह खामोशी छाई हुई थी। मकान का दरवाज़ा बंद था। देवराज चौहान ने दबे पांव बे आवाज़ उस मकान का चक्कर लगाया। पीछे की तरफ छोटी सी किचन थी और वहां बनी छोटी सी खिड़की खुली हुई थी। किचन के भीतर काम होने की आवाज़ें और खाने की खुशबू उठ रही थी, यानी कि भीतर खाना तैयार हो रहा था। अभी तक देवराज चौहान के बारे में कोई खबर नहीं आई। अयूब खान की आवाज़ देवराज चौहान के कानों में पड़ी। मुझे नहीं लगता कि गोमेज सुबह तक देवराज चौहान को खत्म करने में सफल हो सके। जमीर सिंह की आवाज़। तुम तो कहते थे कि गोमेद के इशारे के बिना रानों में पत्ता भी नहीं हिलता। मैंने गलत नहीं कहा, लेकिन देवराज चौहान के मामले में गोमेज सफल नहीं हो रहा। जमीर सिंह की आवाज़ देवराज चौहान के कानों में पड़ रही थी। वो जमीर सिंह की आवाज़ को पहचानता नहीं था, परंतु वो आसानी से सोच सकता था कि अयूब खान के पास इस वक्त जमीर सिंह ही हो सकता है। ये रात देख लेते हैं। देवराज चौहान के खत्म होने की खबर सुबह तक ना मिली तो सुबह को रानों से खिसक जाएंगे। देवराज चौहान आराम से खड़ा रहा। जमीर,
मेरे ख्याल में तो रात भी यहाँ रुककर वक्त बर्बाद करना ही होगा। अयूब खान का उखड़ा स्वर सुनाई दिया। गोमेद देवराज चौहान को खत्म करने में सफल नहीं हो सकता। वो नहीं जानता कि असल में देवराज चौहान क्या दम रखता है। सुनहरा मौका मिला था गोमेद को जब देवराज चौहान उससे मिलने आया था। तू भी तब वहाँ था। वो सुनहरी वक्त था देवराज चौहान को खत्म करने का। तब मैं भी यही समझा था कि गोमेद उसे खत्म कर देगा, लेकिन गोमेद ने उसे जाने दिया कि मीरचंद उसके पीछे है। देर सवेर में मीरचंद ही उसे खत्म कर देगा। चुप्पी छाई रही कुछ देर तक। फिर जमीर सिंह की आवाज़ सुनाई दी। खान। हाँ। क्यों ना हम रानों से निकलकर देवराज चौहान को भूल जाएं। मुझे नहीं लगता कि देवराज चौहान कभी हम तक पहुंच पाएगा। अगर अब हम रानों से निकल जाते हैं तो मेरे ख्याल से देवराज चौहान देर सवेर में गोमेद के हाथों मारा ही जाएगा। हम वहां से दौलत उठाकर किसी अच्छी जगह पर बस जाते हैं। इतना पैसा पास होने पर भी चूहों की तरह दुबके पड़े हैं। जमीर सिंह ने सोच भरे स्वर में कहा। पैक बना दे। कुछ देर भीतर से आवाज़ आई। शायद जमीर सिंह पैक बनाने में व्यस्त हो गया था। देवराज चौहान बाहर खिड़की के पास खड़ा आराम से उनकी बातें सुन रहा था। कुछ देर बाद जमीर सिंह की ही आवाज़ आई। क्या सोचा? बात पसंद आई मेरी? मेरे ख्याल में ऐसा करना ही ठीक है। यहाँ से निकलकर देवराज चौहान को भूल जाना चाहिए। वो अब हमें नहीं मिलेगा। खाना तैयार है? हाँ। खाकर अभी निकल चलते हैं। रातों रात यहाँ से दूर मजीरा पहुँच चुके होंगे। ठीक कहता है। यहाँ रुककर रात क्यों ख़राब करें? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अयूब खान क्या उठा। मैं अब रात भर यहाँ रहने का खतरा नहीं मोल ले सकता। पता नहीं क्या हो जाए। खाना खाकर यहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से दौलत वहाँ सुरक्षित है। अभी तो यहाँ से निकलने की सोच। 1 घंटे बाद मकान का दरवाज़ा खुला। अयूब खान और जमीर सिंह बाहर निकले कि तभी ठिठक गए। ठीक सामने अंधेरे में कोई खड़ा था। उसने रिवॉल्वर थाम रखी थी। ये कौन है? जमीर सिंह के होठों से निकला। पहचाना हुआ तो नहीं लगता। अंधेरे में नज़र भी नहीं आ रहा। अयूब खान होठ भींचकर बोला। कौन हो तुम? जमीर सिंह ने एकाएक कठोर स्वर में पूछा। पहचाना नहीं है अयूब खान? देवराज चौहान का शांत स्वर उसके कानों में पड़ा। देवराज चौहान? अयूब खान के होठों से चौंका घबराया स्वर निकला। तो तुम? क्या? पास खड़ा जमीर सिंह उछल पड़ा। देवराज चौहान है ये? हाँ 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 हाँ। ये यहाँ कैसे पहुंचा? जमीर सिंह के होठों से सूखा सा स्वर निकला। चुप्पी उभर आई उनके बीच। अंदर चलो। देवराज चौहान के होठों से बेहद कठोर स्वर निकला। दोनों अभी तक हक्के बक्के खड़े थे। रिवॉल्वर निकालने की कोशिश मत करना। दोनों कांपती टांगों से पलटे और दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गए। देवराज चौहान उनके पीछे था। भीतर की रोशनी में उन्होंने एक दूसरे को स्पष्ट देखा। अयूब खान और जमीर सिंह के चेहरे फक्क थे। आंखों में भय उछाले मार रहा था। जिससे बचने के लिए वो मुंबई से आए थे, वो अब अचानक सिर पर मौत बनकर आ खड़ा हुआ था। देवराज चौहान दांत भींचे कठोर नज़रों से उन्हें देख रहा था। जेबों में से हथियार निकालो और एक तरफ फेंक दो। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। दोनों ने रिवॉल्वर निकाली और एक तरफ फेंक दी। देवराज चौहान। अयूब खान के होंठों से कांपता सर निकला। हमें मत मारना। मैं जगमोहन कहाँ है? गोमेद के पास। कैद है। मुझे जगमोहन चाहिए। देवराज चौहान का सर बेहद कठोर था। ज, जगमोहन को मैं वहाँ से निकाल दूंगा। सूखे होठों पर जीभ फेरता जमीर सिंह जल्दी से कह उठा। तो तुम कौन हो? देवराज चौहान ने जमीर सिंह को घूरा। जमीर सिंह। अयूब खान के साथ हूँ मुंबई से। अयूब खान ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। हमें मत मारना, हमसे गलती हो गई। माफ़ कर दो। अयूब खान जल्दी से कह उठा। उसका चेहरा खौफ से पीला नजर आने लगा था। चेहरे की रंगत गायब हो चुकी थी। दौलत कहाँ है? वो सुरक्षित है। हमने छिपा रखी है। वो सारी तुम्हें दे देते हैं। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभरी। तुमने क्या सोचा था अयूब खान की दौलत ले भागने में कामयाब हो जाओगे? मेरे हाथ नहीं लगोगे। जवाब में अयूब खान के होंठ हिलकर रह गए। पहले मुझे मीरचंद के हाथों से ख़त्म करवाना चाहो और अब गोमेज से कोशिश जारी रखे हुए हो। हमसे गलती हो गई देवराज चौहान। अयूब खान कांपते सर में कह उठा। मुझे मत मारना। देवराज चौहान अयूब खान को घूरता रहा, फिर सर्द सर में बोला। बात है तो तुमसे बहुत करनी है, लेकिन पहले जगमोहन को मैं अपने पास देखना चाहता हूँ। उसे मैं गोमेद के यहाँ से निकाल देता हूँ। अभी चलो, जमीर सिंह बोला। देवराज चौहान अयूब खान और जमीर सिंह के साथ बाहर निकला। रिवॉल्वर उसने जेब में रख ली थी, परंतु ज़रूरत पड़ने पर उसे फ़ौरन निकालने को भी तैयार था। पैसा कहाँ छिपा रखा है? है एक जगह। हम दोनों वो सारी दौलत लेकर रानों तक नहीं आ सकते थे। दूसरों को पता चल जाता तो वही हमारी दौलत के लिए खतरा बन जाती। हमने उसे यहाँ आते हुए रास्ते में सुरक्षित जगह छिपा दिया। किसी को भी नहीं पता चल सकता कि वहाँ पर हमने पैसा रखा है। पहले जगमोहन को गोमेद के यहाँ से निकालो, उसके बाद वहाँ भी चलेंगे जहाँ तुमने पैसा रखा है। देवराज चौहान ने शब्दों को चबाते हुए सर्द स्वर में कहा। अयूब खान, जमीर सिंह और देवराज चौहान गोमेद लाल के ठिकाने से कुछ दूर अंधेरे में खड़े थे। जमीर सिंह जगमोहन को लेने के लिए जाने लगा तो देवराज चौहान कह उठा। गोमेद लाल अभी ये नहीं जानता कि तुम दोनों यहाँ से भागने जा रहे थे। अगर उसे पता चल गया तो गुस्से में सबसे पहले वो तुम दोनों को मारेगा।
तुम दोनों की वजह से उसके आदमी मेरे हाथों से मरे हैं, वो ये बात नहीं भूलेगा। ये बात उसे बताने की ज़रूरत क्या है? जमीर सिंह सूखे स्वर में बोला। तुम जगमोहन को निकालने गए और वहाँ कोई चालाकी की तो ये बात गुरमीत को पता चल जाएगी। मैं चालाकी नहीं करूँगा। जगमोहन को लेकर आ जाना अमीर। अयूब खान सूखे स्वर में बोला। गड़बड़ मत करना। नहीं करूँगा खान। की तो देवराज चौहान मुझे नहीं छोड़ेगा। तुझे कुछ नहीं होगा। मैं जगमोहन के साथ अभी वापस आता हूँ, जमीर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। गुरमीत से क्या कहेगा कि क्यों जगमोहन को ले जा रहा है? अयूब खान बोला। कुछ तो कहना पड़ेगा, संभाल लूंगा उसे। कहने के साथ ही जमीर सिंह अंधेरे में आगे बढ़ गया। 10 मिनट बाद वो गुरमीत लाल के ठिकाने पर पहुंचा। सब कुछ सामान्य था। जमीर सिंह ठिकाने के भीतर प्रवेश करता चला गया था। जब गुरमीत के खास कमरे में पहुंचा तो पता चला कि गुरमीत थोड़ी देर पहले ही कुछ आदमियों को लेकर कहीं गया है। जमीर सिंह को यह सबसे बढ़िया मौका लगा जगमोहन को यहाँ से ले जाने का। जमीर सिंह जल्दी से बगल के दरवाजे की तरफ बढ़ा, तभी ठिठका। सामने से पुरी आ गया था। पुरी उसे देखकर हड़बड़ाया। तू यहाँ? हैरान क्यों हो रहा है? जमीर सिंह ने उसे गहरी निगाहों से देखा। गोमेद लाल नहीं मिला? वो क्यों मिलेगा? तेरे पास गया आदमी लेकर, तेरे को और तेरे यार अयूब खान की गर्दन नापने। पुरी ने तीखे स्वर में कहा। तू जब से रानू आया गोमेद को बेवकूफ़ बनाता रहा। सुना है तेरे और देवराज चौहान के बीच बहुत बड़ी दौलत का मामला है, जो कि तूने गोमेद को नहीं बताया और उसे इस्तेमाल करता रहा। जमीर सिंह की आंखें सिकुड़ी। गोमेद को कैसे पता चला? चल गया पुरी ऐसा। अब तेरी खैर नहीं। गोमेद तेरे को दबा के नहीं छोड़ेगा। पुरी। हाँ। तू बेवकूफ़ ही रहा। तेरी समझदारी तो इसमें थी कि तू ये बात मुझे ना बताता। बता दी तो तू क्या कर लेगा? मैं। जमीर सिंह उसी पल पुरी पर झपटा और उसका सिर पीछे की दीवार के साथ मारा और एक के बाद कई घूसे मशीनी अंदाज में उसके पेट में मारता चला गया। पुरी को कुछ सोचने समझने का भी वक्त न मिला और बेहोश होता नीचे गिरता चला गया। जमीर सिंह ने उसे घसीट कर एक तरफ किया कि आने वाले की निगाह सीधी उस पर ना पड़े। फिर उस रास्ते पर वह तेजी से आगे बढ़ गया जिधर जगमोहन को कैद रखा हुआ था। मिनट भर में ही वह जगमोहन के सामने था। एक तरफ छिपा कर रखी चाबी जमीर सिंह ने उठाई और सलाखों वाले दरवाजे पर लगा ताला खोलने लगा। जमीर सिंह को देखकर जगमोहन के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। सुना है गोमेद तेरी तरफ गया और तू। मैं तेरे को ऐसे निकालने आया हूँ। जमीर सिंह ताला खोलकर एक तरफ फेंकता क्या उठा। बाहर देवराज चौहान खड़ा है, यहाँ से निकलने की कोशिश कर। जगमोहन चौंका लेकिन चुप रहा। दरवाज़ा खुलते ही बाहर आ गया। मेरे साथ आराम से चलना, कोई खतरा आ जाए तो फिर जो मन में आए करना। मेरे पास हथियार नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। जमीर सिंह व्याकुल भाव में कह उठा। बिना हथियार क्यों? देवराज चौहान ने तुम लोगों को ढूंढ ही लिया। हाँ। बिचे अंदाज में जमीर सिंह ने जवाब दिया। अयूब खान देवराज चौहान के साथ ही है। हैरानी है कि देवराज चौहान ने अयूब खान को अभी तक जिंदा रखा हुआ है, जगमान बोला। जमीर सिंह सूखे होठों पर जीभ फेर कर रह गया। दोनों आगे बढ़े। जमीर सिंह ने अपने चेहरे के भाव सामान्य रखे। रास्ते में मिलने वालों से चलते चलते नमस्कार होती रही। परंतु गेट पर पहुंचकर मामला बिगड़ गया। वहाँ 3 आदमी थे। पास ही बल्ब जल रहा था। उस रोशनी में 2 ताश खेल रहे थे। एक पास बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। कहाँ चले जमीर सिंह? सिगरेट वाले ने कहा। काम है। इसे कहाँ ले जा रहा है? उसने जगमोहन पर नजर मारी। काम है। गोमेद ने तो नहीं कहा कि तू इसे ले जाएगा। गोमेद का इससे कोई मतलब नहीं। ये इसका और मेरा मामला है। जमीर सिंह ने मुस्कुराने की कोशिश की। ताश खेलने वाले भी दोनों उसे देखने लगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे और गुमेद के बीच में क्या चल रहा है, दूसरा बोला। ये ठिकाना गुमेद का है और हमें उसके इशारे की ज़रूरत होती है। उसने हमें नहीं कहा कि तुम कैदी को यहाँ से ले जाओ। गुमेद आएगा तो पूछ लेना, जमीर सिंह ने कहा। वो तो पूछूंगा ही। तब तक तू इसे भीतर ले जाओ और मुझे इसके साथ बाहर काम है। जमीर सिंह की आवाज़ में तीखापन आ गया। तीनों की निगाह जमीर सिंह पर जा टिकी। जगमोहन समझ गया कि मामला बिगड़ रहा है। तेरे को जितना भी ज़रूरी काम हो तो इसे लेकर जब बाहर नहीं जा सकता, अकेला चला जा। जमीर सिंह के दांत भिज गए। तुम भी मेरे साथ चलो। क्या? मैं रुक नहीं सकता। बाहर इससे कोई काम लेना है। चाहो तो तुम लोग भी साथ चलो। तीनों ने आपस में एक दूसरे को देखा। साथ चलोगे तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा कि मेरे साथ तुम लोग हो। मंगल। ताश खेलने वाले ने सिगरेट पीने वाले को देखा। तू जा साथ में। तू नहीं चलेगा? बाजी चल रही है, उठने का मन नहीं, तू साथ चला जा। सिगरेट के कश लेता वो उठा। चल। उसने जमीर सिंह को देखा। फिर वो जमीर सिंह और जगमोहन के साथ बाहर निकला और अंधेरे से भरे रास्ते पर उनके साथ आगे बढ़ गया। उनके कदमों की खरखराती आवाज़ कानों में पड़ रही थी। कहाँ जाना है? उसने पूछा। जगमोहन ने ठिठकते हुए जमीर सिंह से बोला। इसकी ज़रूरत तो नहीं? नहीं। हड़बड़ाए से जमीर सिंह बोला। साथ आने वाला व्यक्ति ना समझ सका कुछ। जगमोहन का हाथ उसी पल चला और खास अंदाज में उसकी गर्दन पर पड़ा। सूखी लकड़ी के टूटने जैसी आवाज़ आई और उसकी गर्दन झूल गई। नीचे गिरते उसके शरीर को जगमोहन ने फुर्ती से संभाला और नीचे लिटा दिया। फिर जगमोहन जमीर सिंह के साथ तेजी से आगे बढ़ गया। मार दिया उसे? जमीर सिंह सूखे स्वर में बोला। हाँ। गर्दन की हड्डी टूट गई। जमीर सिंह कुछ नहीं बोला। वे अंधेरे से भरे रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। देवराज चौहान किधर है?
जगमोहन ने पूछा। वहीं चल रहे हैं, पास ही है। वो शायद हम पर नज़रें टिकाए होगा। जमीर सिंह ने घबराए स्वर में बोला। मुझे माफ़ कर दो, मेरी जान मत लेना। मैं तुम्हें गुमेद की कैद से निकाला है। अच्छा? जगमोहन की आवाज़ में व्यंग उभरा। मुझे किसके कहने पर कैद किया गया था? जमीर सिंह ने जवाब नहीं दिया। जवाब दे। गलती हो गई। मुझे अयूब जो कहता रहा मैं वो करता रहा। अयूब कहेगा कि उसने जो किया तुम्हारे कहने पर किया। जगमोहन ने पूर्ववत स्वर में कहा। वो बातें भूल जाओ, मुझे माफ़ कर दो। अयूब खान जब हमारे साथ था तो मेरे ख्याल में तुम उसे पीछे से हवा देते रहे थे। तुम्हें सब पता था कि कब क्या हो रहा है, और मौका देखकर चुप हो जाओ। ऐसी बातें सुनकर मुझे घबराहट होती है। तब तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि उस वक्त तो सोचो में दौलत नाच रही होगी। हमारी तो परवाही नहीं होगी। दौलत का नशा सिर चढ़कर ढोल बजा रहा होगा कि वो मेरी और अयूब खान की भूल थी। चलते चलते जमीर सिंह सूखे होठों पर जीभ फेर कर कह उठा। जो किया वो भुगतेगा। जगमोहन कड़वे स्वर में कह उठा। तब तक वो अंधेरे में खड़े देवराज चौहान और अयूब खान तक जा पहुंचा। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी जगमोहन को देखकर। जगमोहन भी मुस्कुराया। अयूब खान के चेहरे पर भय का भूचाल आ ठहरा था। गुमेद लाल ने आसानी से तुम्हें आने दिया? देवराज चौहान ने पूछा। वो वहाँ नहीं था, अपने आदमियों के साथ कहीं गया है। जमीर सिंह जल्दी से बोला। अंधेरे में जगमोहन और अयूब खान की आंखें मिली। साले धोखेबाज! जगमोहन उस पर झपट पड़ा। उसे लिए नीचे जा गिरा। नीचे पड़े पत्थरों की चिबन से अयूब खान चीख उठा। मुझे माफ़ कर। पहले बता मेरा माल कहाँ है? जगमोहन उसका गला पकड़ते गुर्रा उठा। रखा है वो। कितना खर्च किया? एक भी नहीं, खर्च करने का वक्त ही नहीं मिला। पूरा है। जगमोहन ने भिचे स्वर में कहा। हाँ। कहाँ है? यहाँ से दूर, सुरक्षित रखा है कहीं। अयूब खान ने जल्दी से बोला। वहाँ से कोई ले गया तो? नहीं ले जा सकता। तुम देख लेना, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। जगमोहन ने उसके गले गाल पर चांटा मारा और उसे छोड़कर खड़ा होता बोला। और अयूब खान डर से कांपता जल्दी से उठा। उस दौलत में से एक भी नोट कम हुआ तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा बेईमान। हाँ हाँ, कर देना। जमीर सिंह सहमा सा पास ही खड़ा था। यहाँ से चलो, देवराज चौहान बोला। वे अंधेरे में उस रास्ते पर आगे बढ़ गए। भागना मत। जो जगमोहन अयूब खान पर गुर्राया। नहीं भागूंगा। क्यों? मैं जानता हूँ तू क्या है, साला कमीना। अयूब खान होठों पर जीभ फेर कर रह गया। और तेरा क्या ख्याल है? जगमोहन ने जमीर सिंह को देखा। मैं तो साथ चल रहा हूँ। तुम दोनों में से कोई भी भागा तो उसकी लाश का भी बुरा हाल कर दूंगा। दोनों चुप ही रहे। क्या सोचकर मेरी क्या सोचकर मेरा माल ले भागे थे कि बच जाओगे और ऐश करोगे? हमसे गलती हो गई। फुर्सत में करूंगा तुम दोनों से बात, अभी तो सीधा चलता चल। जगमोहन गुस्से से भरा हुआ था। मुझे कैद करके बाहर खड़ा साला मुझ पर हंसता था, अब देखूंगा। वो दोनों देवराज चौहान और जगमोहन के बीच घेरे में चल रहे थे। जाना कहाँ है? जगमोहन ने पूछा। इन्हें लेकर रानों से निकलना है जहाँ माल रखा है। रानों से पैदल निकल पाना कठिन हो जाएगा, अयूब खान बोला। तो कहीं से घोड़ों का इंतजाम करना पड़ेगा। देवराज चौहान ने कहा। फिर अयूब खान से पूछा। पैसा कहाँ रखा है? कितनी देर में वहाँ पहुँचा जा सकता है? एक एक दिन का रास्ता है। कुछ देर सोचने के बाद अयूब खान ने बताया। फिर तो घोड़े अवश्य चाहिए, एकाएक जगमोहन बोला। गुमेद लाल वापस लौटने पर तुम्हें नहीं पाएगा तो वो अवश्य तुम्हारी और जमीर खान की तलाश करवाएगा। उधर अयूब खान के पास भी आदमी भेजेगा। ये भी वहाँ नहीं होगा तो समझ जाएगा कि कोई गड़बड़ हो रही है। उसके आदमी हम तक पहुँच सकते हैं। रानों से बाहर जाने वाले रास्तों पर नज़र रख सकते हैं। देवराज चौहान सोच भरे स्वर में कह रहा था। ऐसे में हमें रानों से निकलने के लिए आगे के सफ़र के लिए घोड़े चाहिए, और घोड़ों का इंतज़ाम एकदम कहीं से नहीं हो सकता। तो हम जाएंगे कहाँ? एक जगह है मेरे पास, वहाँ हम खामोशी से रात भर रह भी लेंगे और वह घोड़ों का इंतज़ाम भी कर देगा, अयूब खान बोला। कौन है वो? मनसुख। मनसुख ने दरवाज़ा खोला। भीतर की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। देवराज चौहान के साथ जगमोहन के चेहरे पर नज़र पड़ी तो वो चौंका। अयूब खान और जमीर सिंह को भी देखा। कैसे हो मनसुख? देवराज चौहान बोला। ये कौन है? जमीर सिंह और अयूब। ओह, मिल गए ये दोनों? मनसुख पीछे हटता हुआ बोला। वे भीतर आ गए, दरवाज़ा बंद हो गया। जब मुझे मीरचंद ने उठाया तो तुम पास ही थे। जगमोहन क्या उठा। हाँ, उसके बाद रानों में चैन नहीं रहा। मनसुख परेशान सा देवराज चौहान से बोला। मेरे पास क्यों आए? आ नहीं सकता क्या? इतने लोगों के साथ नहीं। रात रहने के पैसे दूंगा, 4 घोड़े भी चाहिए मुझे। घोड़े? हाँ, रानों से जाना है हमें। इन पथरीले रास्तों पर घोड़े बढ़िया सवार बन सकते हैं। मनसुख चुप सा रहा। क्या हुआ? गोमेद ने इन्हें आने कैसे दिया? मनसुख ने अयूब और जमीर को देखा। क्यों? देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। मुझे पता चला है कि गोमेद जान गया है कि तुम लोगों के मामले के पीछे काफ़ी बड़ी दौलत है। तुम्हें किसने कहा? पता चल गया। मनसुख की निगाह अयूब जमीर पर गई। अयूब खान और जमीर सिंह की नज़रें मिली।
कहीं ऐसा तो नहीं तब गोमेद वहीं गया हो जहाँ हम रह रहे हैं, जब मैं जगमोहन को वहाँ से लाया? जमीर सिंह फंसे से स्वर में कह उठा। तब वहाँ किसी और को ना पता हो कि मामला क्या है? पुरी को पता था सब कुछ, उसे मैंने बेहोश कर दिया था। ऐसा ही होगा, जगमोहन बोला। उधर पता चला कि मीरचंद को भी इस सारे मामले की जानकारी हो गई है। वो ये भी जान गया है कि तुम लोग कहाँ पर हो। मनसुख गंभीर स्वर में कह उठा। बुरे बचे, अयूब खान के होठों से निकला। ऐसा तो नहीं कि गोमेद लाल और मीरचंद वहाँ पहुँचे जहाँ अयूब खान ठहरा हुआ था और दोनों में झड़प हो जाए? मनसुख बेचैन हुआ। तुम लोग रानों की शक्ल बिगाड़ कर जाओगे, मनसुख ने गहरी सांस लेकर कहा। हम सिर्फ रात भर यहाँ रहेंगे। तुम जब घोड़ों का इंतज़ाम कर दोगे तो हम चले जाएंगे। मैं गोमेद या मीरचंद की नज़र में आ सकता हूँ कि तुम लोग मेरे यहाँ हो। हम भीतर ही रहेंगे, ये सब इंतज़ाम तुम्हें ही करना है, देवराज चौहान बोला। वैसे, मनसुख ने सब पर निगाह मारी, कितनी बड़ी दौलत का मामला है? तुम्हें पूछकर क्या करना है? देवराज चौहान ने उसे देखा। खबरों को जानना मेरा पेशा है, इसलिए पूछ बैठा, मनसुख ने शांत स्वर में कहा। बेकार की बातें जानना अच्छा नहीं होता। अच्छी भली दौलत को खबर बना देना बेवकूफ़ी होगी। एक बात तो बता सकते हो? क्या? माल है कहाँ? नावा नज़र नहीं आ रहा। मनसुख मुस्कुरा पड़ा। मेरे को नज़र नहीं आ रहा तो तेरे को किधर से नज़र आएगा? मनसुख ने सिर हिलाया। समझा। ये दोनों मुंबई से माल लेकर भागे और इधर खाली हाथ पहुंचे। नाव को रास्ते में ही कहीं रख दिया। अपना मनसुख तो बहुत समझदार है। मनसुख सकपका सा उड़ा उसके लहजे से। अयूब खान और जमीर सिंह फक्क चेहरे के साथ खड़े थे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। तुम चारों ने रात को यहीं रहना है? एकाएक मनसुख ने पूछा। हाँ, 25,000 लगेंगे। 4 घोड़े भी बीच में 25 के। जगमोहन ने पूछा। नहीं, घोड़ों की कीमत अलग से, और यहाँ घोड़े महंगे मिलेंगे। 20-30 हज़ार का एक घोड़ा, शायद इससे भी महंगा। अपनी कमीशन लगा ली बीच में? जगमोहन का सर कड़वा हो गया। जनता सेवा में कमीशन का क्या लगाना? मनसुख मुस्कुराया। मुफ्त में कर दूंगा ये काम। लूट रहा है हमें, जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा। देवराज चौहान मुस्कुरा कर रह गया। कुछ खिला तो दे, जगमोहन ने मनसुख से कहा। ज़रूरत की हर चीज़ मिलेगी, लेकिन रानों में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती। सीधा बोल, नोट चाहिए। खाना खाओगे तो नोट भी देने पड़ेंगे। देवराज चौहान ने 1000 का नोट मनसुख को थमाते हुए कहा। 2 का खाना चाहिए, ये दोनों खा चुके। उसने अयूब खान और जमीर सिंह को देखा। 2 नहीं 3, मैं भी हूँ, मनसुख दांत दिखा उठा। मीरचंद के साथ 6 आदमी थे। कल्याण था और वे वहाँ पैदल ही पहुँचे थे। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। एक आध मकान में ही रोशनी हो रही थी और उस मकान में भी रोशनी हो रही थी जिसमें अयूब खान और जमीर सिंह कुछ देर पहले मौजूद थे। दरवाज़ा खुला हुआ था। 2 आदमी बाहर रहे। 4 के साथ मीरचंद ने रिवॉल्वर थामे सावधानी से भीतर प्रवेश किया, परंतु अयूब खान और जमीर सिंह कहीं ना मिले। घर तो खाली था। कुछ देर पहले दोनों को देवराज चौहान जो ले गया था। मीरचंद के दांत भिज गए। तो मुझसे पहले ही अयूब खान और जमीर सिंह को गोमेद लाल ले गया, मीरचंद गुर्रा उठा। गोमेद लाल आजकल बहुत पंख फैला रहा है मीरचंद, कल्याण गुर्रा उठा। पहले उसने हमें देवराज चौहान से भिड़ा दिया। जमीर सिंह उसका आदमी निकला और अयूब खान भी उसके ही पास। बहुत जल्दी मरेगा मेरे हाथों से, मीरचंद ने कहा। कब से कह रहे हो ये बात? हाथ लगने दे गोमेद को फिर। अयूब जमीर मुंबई से दौलत लेकर भागे और गोमेद उन्हें ले गया है। अब वो सारा माल ले लेगा। मैं उसे कुछ भी नहीं लेने दूंगा। इस तरह कह देने से कुछ नहीं होता। मेरे ख्याल में वो दोनों दौलत को रानों में लेकर नहीं आए, तभी तो गोमेद को पता नहीं चला। अब गोमेद दोनों को डंडा बनाकर वहाँ तक चलने को कहेगा और फिर सारी दौलत का मालिक बन जाएगा। सुना है बड़ी दौलत है वो, कल्याण बोला। मीरचंद भिजे दांतों से कल्याण को देखने लगा। मैंने गलत कह दिया क्या? गोमेद उन दोनों को लेकर रानों से बाहर नहीं जा सकेगा। उसे रोकना क्या आसान होगा? गोमेद को रोकने की ज़रूरत ही क्या है? मेरे आदमी उन दोनों को शूट कर देंगे। ओह, समझा। लेकिन ऐसा करने से पहले एक बार मैं गोमेद से बात अवश्य करूंगा। अगर वो आधे आधे पर मानता। कहते कहते मीरचंद ठिठका। बाहर कुछ आवाज़ें सी उभरी थी। कल्याण रिवॉल्वर निकालता बाहर की तरफ भागा। मीरचंद माथे पर बल डाले वहीं पर खड़ा रहा। दूसरे ही पर कल्याण पलटकर भीतर आया। बाहर हमारे आदमियों को गोमेद के आदमियों ने घेर लिया है, कल्याण तेज स्वर में बोला। क्या? वो 8-10 लग रहे हैं। हमारे आदमियों से उन्होंने हथियार भी ले लिए। गोमेद की यह हिम्मत! मीरचंद गुर्राया। वापस क्यों आया गोमेद? कल्याण चुप रहा। मीरचंद रिवॉल्वर थामे दरवाजे की तरफ बढ़ा। मीरचंद! तभी बाहर से गोमेद की ऊंची आवाज़ आई। मीरचंद भीतर ही ठिठक गया और गला फाड़कर बोला, क्या चाहता है तू? मेरे मामले में तू दखल मत दे, वरना झगड़ा हो जाएगा। होने दे, मीरचंद गुस्से से बोला। तूने जगमान को उठवाकर देवराज चौहान को मेरे पीछे लगा दिया। मामूली सा काम था देवराज चौहान को खत्म करने का, और तू नहीं कर सका। तूने कौन सा देवराज चौहान को मार दिया? वो तो तेरे आदमियों को मारता रहा। बचेगा नहीं।
हर हारने वाला ये शब्द ज़रूर कहता है, मीरचंद ने जहरीले स्वर में कहा। मैं तेरे से झगड़ा करने नहीं आया। अयूब खान और जमीर सिंह को मेरे हवाले कर दे। गोमेद के शब्दों पर मीरचंद की आंखें सिकुड़ी। उसने गर्दन घुमाकर कल्याण को देखा। सुना क्या कहता है? मीरचंद कड़वे स्वर में बोला। मेरी समझ से बाहर है कि उन दोनों को ले गया है और अब हमें कह रहा है। ड्रामा करता है, हरामी है तो ड्रामा भी करेगा। मीरचंद, गोमेद की आवाज़ बाहर से आई, दोनों को मेरे हवाले कर दे। मानना पड़ेगा कि बहुत बड़ा हरामी है तू। मीरचंद, चिल्ला मत वरना कुछ हो जाएगा। आदमी मेरे साथ भीतर भी हैं। मीरचंद दहाड़ा। उन दोनों को तू ले गया और अब मुझे कहता है कि उन्हें तेरे हवाले। बकवास करता है तू। बकवास तू कर रहा है। तेरे से 2 मिनट पहले मैं यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ ना अयूब खान है ना जमीर। उन्हें तू मेरे से पहले ही यहाँ ले गया और कहता है मुझे। पागलों वाली बात मत कर। तू मरेगा मेरे हाथों। मीरचंद कुर्राया। मुझे तो तेरी मौत आई लग रही है। मीरचंद ने भीतर मौजूद अपने चारों आदमियों को देखा। कल्याण का चेहरा भी कठोर दिखने लगा था। टलने वाला नहीं लगता गोमेद। कल्याण क्या उठा। आज हो ही जाए। मीरचंद के होठों से भेड़िए जैसी घुर्राहट निकली। मैं। भीतर तुम कितने हो? गोमेद की आवाज़ आई। क्यों? मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ। एक आदमी मेरे साथ, एक तेरे साथ। बोला हूँ। मीरचंद होठ पीछे खड़ा रहा। चेहरे पर सोच के भाव नजर आने लगे। मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं, बात कर लेते हैं। बेईमान है वो। कल्याण क्या उठा। गड़बड़ करेगा तो हम भी उसे गोली मार देंगे। मीरचंद खतरनाक स्वर में क्या उठा। तू मेरे साथ रहना। फिर मीरचंद दरवाजे की तरफ मुंह करके बोला, आजा भीतर। अपने आदमी बाहर भेज। 4 बाहर आए हैं, कल्याण मेरे साथ रहेगा। फिर मीरचंद के चारों आदमी बाहर निकले। गोमेद एक आदमी के साथ बाहर आया। कर्मा। गोमेद अपने आदमी से बोला, सावधान रहना। रिवॉल्वर थामे, हाथ में थामे कर्मा से हिलाकर रह गया। गोमेद को खाली हाथ देखकर मीरचंद ने हाथ में दबी रिवॉल्वर जेब में डाल ली। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। कल्याण और कर्मा रिवॉल्वर थामे सावधान थे। तेरी तो सेहत बन गई गोमेद। मीरचंद मुस्कुराया। तू भी मोटा हो गया लगता है। गोमेद भी मुस्कुराया। मेरे को तो लगता है तू लंबा भी हो गया। तेरे को तो ये भी लगेगा कि मेरी दाढ़ी अभी अभी उगी है। दोनों ही हंस पड़े। तेरे को बहुत दिनों के बाद सामने देखा। गोमेद बोला, रानों में तूने बहुत नाम कमा लिया है। किधर कमाया? तू हमेशा मेरे नाम को मिट्टी में मिला देता है। गोमेद ने गहरी सांस ली और आसपास देखते हुए कहा, अयूब खान और जमीर सिंह को छिपा दिया तूने? जिधर तूने छिपाया है उन्हें उधर ही मैंने भी छिपा दिया। मीरचंद कड़वे स्वर में बोला। तेरे पास नहीं है? मैं तो सोच रहा था कि उन दोनों को तू ले गया। बोला मीरचंद, इतनी देर तूने जमीर सिंह को अपने पास रखा, अयूब खान को पास रखा, तब तेरे को नहीं पता चला कि मोटी दौलत का मामला है? नहीं पता चला। गलती तो तेरी है। कहाँ गए होंगे दोनों? उनका रानों से निकल जाने का प्रोग्राम था। कल सुबह जाना था, हो सकता है रात को ही चले गए हों। मीरचंद के चेहरे पर सोच के भाव नजर आने लगे। फिर बोला, जगमोहन तो तेरे पास ही है। हाँ, लेकिन वो नहीं जानता कि उन दोनों ने दौलत कहाँ छिपाई है। गोमेद ने कहा। मेरी मर्जी के बिना कोई यहाँ से नहीं निकल सकता। मीरचंद भिचे स्वर में क्या उठा। रानों से निकलने के रास्ते ही कितने हैं? फिर दोनों के पास ऐसा क्या है कि वे रानों से दूर निकल जाएंगे? मेरे ख्याल से दोनों पैदल ही भागे। चुप्पी रही। दोनों सोच भरी नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। जो मिलेगा आधा आधा। गोमेद एकाएक कह उठा, तू गड़बड़ करेगा। कसम से जुबान देकर हेरा फेरी नहीं करता। पुराना जानता हूँ तेरे को। बंदा तू ठीक है, हमें आपस में नहीं झगड़ना चाहिए। गोमेद बोला, मैं तो ठीक हूँ। गड़बड़ हर बात तेरी तरफ से होती है, तभी झगड़ा होता है। मजाक करता है। गोमेद ने सिर हिलाया। हमें अयूब खान और जमीर सिंह की तरफ ध्यान देना चाहिए। वो जिस रास्ते से भी रानों से बाहर जा रहे हैं, वहाँ पहले से ही अपने आदमी पहुँच जाने चाहिए। कुछ भी हो, उनकी जान नहीं लेनी है। दोनों को जिंदा पकड़ना है। देवराज चौहान की आंख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। जगमोहन और अयूब खान नींद में पड़े हुए थे, जबकि जमीर सिंह बेड पर टांगे लटकाए बैठा चाय का घूंट ले रहा था। दूसरे कमरे से मध्यम सी आवाज़ उभर रही थी। देवराज चौहान उठा और दूसरे कमरे में पहुंचा। मनसुख कपड़ा थामे कुर्सियां झाड़ रहा था। उसने एक निगाह देवराज चौहान पर मारी, फिर कुर्सियां साफ करते बोला, चाय पियोगे? अगर तुम पिलाना चाहो। जमीर सिंह, मनसुख ने पुकारा। जमीर सिंह फौरन वहां पहुंचा। चाय का कप हाथ में पकड़ा हुआ था। चाय पी ली? खत्म होने वाली है, कहते हुए उसने पुनः घूंट भरा। देवराज चौहान के लिए चाय बना। जमीर सिंह फौरन उस तरफ बढ़ गया जिधर स्टोव रखा हुआ था। रात तुम्हारी बीत गई। मनसुख ने सफाई करना छोड़कर देवराज चौहान को देखा। तुमने नोट नहीं दिए। विश्वास नहीं। विश्वास की बात कहाँ से आ गई? काम हो गया, पैसे दो जो तय हुए थे। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उधर बढ़ गया जिधर पानी रखा था, बाल्टी में। हाथ मुंह धोकर वो वापस आया और जेब से 1000 के नोटों की गड्डी निकाली तो बोला, घोड़ों का इंतजाम? पहले रात के पैसे। देवराज चौहान ने 25,000 रुपये उसके हवाले किए। नोट जेब में डालते हुए मनसुख बोला, रात रात में रानों में बहुत कुछ हो गया। देवराज चौहान की नज़र मनसुख पर जा टिकी।
अभी बाहर से लौटा हूँ, पता चला कि मीरचंद और गोमेद एक हो गए। एक हो गए? हाँ, दोनों ने हाथ मिला लिया है। तुम्हारी जिस दौलत का अयूब खान और जमीर मुंबई से ले आए हैं, वे दोनों उस दौलत को पाकर आधा आधा बांट लेना चाहते हैं। ये बीच की खबर है जो तुम्हें मुफ्त में मिल रही है। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। रात को दोनों की मुलाकात तब हुई जब वे अयूब और जमीर पर कब्जा करने गए थे, लेकिन कुछ देर पहले ही तुम इन दोनों को लेकर वहां से आ गए थे। वे दोनों यही सोच रहे हैं कि अयूब और जमीर रानों से भाग निकले। कुछ दूरी पर चाय बना रहा जमीर सिंह बेचैन उठा ये बात सुनकर। उन दोनों ने ये नहीं सोचा कि अयूब और जमीर को वहां से तुम भी ले जा सकते हो, मनसुख बोला। उसे देखते हुए देवराज चौहान ने सिर हिलाया। हालात बहुत बिगड़ गए हैं तुम्हारे लिए, मनसुख बोला। आगे कहो। जमीर सिंह और अयूब खान की तलाश में मीरचंद गोमेद के आदमी रातों रात हर उस रास्ते पर टिक चुके हैं जिस रास्ते से रानों से बाहर जाया जा सकता है। वे किसी भी कीमत पर दोनों को रानों से बाहर नहीं जाने देना चाहते। वो सोचते हैं कि काफ़ी बड़ी दौलत का पता इनके पास है। इन्होंने ही पैसा कहीं छिपाया और रानों में आ पहुंचे। देवराज चौहान सोच भरी नज़रों से मनसुख को देखता रहा। चाय लो। जमीर सिंह प्याले में चाय लिए पास पहुंचा। देवराज चौहान ने चाय लेते हुए जमीर सिंह को देखा। जमीर सिंह परेशान लग रहा था। तुम्हें रात अच्छे वक्त पर वहाँ से निकाल लाए। बीच के दरवाजे पर जगमोहन खड़ा था। वो अभी अभी नींद से उठा था और उसने मनसुख की बात सुन ली थी, वरना रातों रात मीरचंद और गोमेद तुम्हारा काम निपटा देते। जमीर सिंह ने सिर हिलाया। लेकिन तुम लोग हो बहुत कमीने। सालों हमें धोखा देकर माल लेकर खिसक गए। जमीर सिंह ने सूखे ओटों पर जीप फेरी और स्टोव के पास पहुंचा। बर्तन में बची चाय प्याले में डालकर जगमोहन को दी। अयूब खान भी नींद से उठकर वहां पहुंचा था। इन दोनों को मीरचंद और गोमेद के हवाले कर दो, जगमोहन कड़वे स्वर में क्या उठा। ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? जबीर सिंह क्या उठा। हम तुम्हें वहाँ ले जा रहे हैं जहाँ पैसा रखा है, अयूब खान जल्दी से बोला। वो दोनों भी तो तुमसे पैसे के बारे में ही पूछेंगे, जगमोहन ने कड़वी निगाह अयूब खान पर मारी। गोमेद पागल है, जमीर सिंह जल्दी से क्या उठा। पैसों के बारे में पूछकर हमें मार देगा। छोड़ेंगे तो हम भी नहीं। जमीर सिंह होठों पर जीप फेर कर रह गया। देवराज चौहान ने मनसुख को देखा। तुम और क्या कर रहे हो? इन दोनों को यहाँ से ले जाना भारी खतरे वाली बात है। इसी वजह से तुमने घोड़ों का इंतज़ाम नहीं किया। घोड़ों का इंतज़ाम करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहले तुम्हें बाहरी हालात बता देना चाहता था। सब रास्तों पर मीरचंद और गोमेद के आदमी नज़र रख रहे हैं। रानों में ही नहीं, वे रानों के बाहर भी इनकी तलाश कर रहे हैं। इनके साथ खुले में गए तो तुम भी खतरे में पड़ोगे। अभी वे तुम्हें भूले हुए हैं। देवराज चौहान ने चाय का घूंट भरा। और भी खबर आनी है क्या? जगमोहन के वहाँ से निकल आने की। गोमेद पे क्या असर हुआ? मनसुख ने कहा। क्या असर होगा? जगमोहन बोला। गोमेद आसानी से ये सोच सकता है कि तुम भी इन दोनों के साथ दौलत की तरफ गए हो। मुझे नहीं खबर कि वो तुम्हारे बारे में क्या राय कायम करता है। ये बात अभी मुझे बाहर जाकर पता करनी है। पता करो, जगमोहन ने कहा। 5,000 देना, मनसुख ने देवराज चौहान से कहा। क्यों? जिससे खबर ले रहा हूँ वो पैसे मांग रहा था। आखिर कब तक अपनी जेब से पैसे देता रहूँगा? देवराज चौहान ने 1,000 के 5 नोट उसे दिए। तू हमसे नोट बहुत झाड़ रहा है, जगमोहन क्या उठा। तुम लोगों के भले के लिए कर रहा हूँ ये सब, मनसुख ने गहरी सांस ली। दूसरे का भला तो पता नहीं तू क्या करता है, लेकिन नोट खा खा कर तेरा बेड़ा पार होता जा रहा है। मनसुख ने जगमोहन को घूरा। तू ऐसे ही था या रानों में आकर ऐसा हो गया? ऐसे ही हूँ मैं। मैंने सोचा कहीं गोमेद ने तुझे अपनी कैद में रखकर कोई घुट्टी पिला दी हो। बेकार की बात है, बहुत झाड़ता है तू, मनसुख ने देवराज चौहान से कहा। मैं बाहर जा रहा हूँ, शायद कोई खास बात पता चले। तुम लोग बाहर निकले तो भारी खतरे में पड़ जाओगे। कब तक लौटोगे? कोशिश करूँगा जल्दी आने की। रानों से बाहर निकलना है मैं, पहले बाहर जाकर देख लूँ, मनसुख ने कहा। गोमेद रात को ठीक से नींद न ले पाया था। वजह सिर्फ ये थी कि जब रात को ठिकाने पर लौटा तो जगमोहन के निकल जाने की खबर मिली। यूँ तो जगमोहन के निकल जाने की उसे परवाह नहीं थी, परंतु उसके लिए चिंता का विषय ये था कि जगमोहन को जमीर सिंह यहाँ से निकालकर अपने साथ ले गया। पुरी को जमीर सिंह ने बेहोश किया और बाहरी रास्ते पर उसके आदमी की गर्दन की हड्डी तोड़कर भाग निकला। जगमोहन और जमीर सिंह का मिलन उसे पसंद न आया। वे दोनों जाने कैसे एक हो गए, परंतु गोमेद को पूरा एहसास था कि वे उस दौलत तक ही जाएंगे जिसे उन्होंने कहीं रखा है। लेकिन गोमेद निश्चिंत था कि वे रानों से बाहर न निकल सकेंगे। निकल भी गए तो भी पकड़े जाएंगे। उसके और मीरचंद के आदमी हर तरफ फैलते जा रहे थे। ऐसे में वे पकड़े जाएंगे। रात में इतना व्यस्त रहा कि 2-3 घंटे ही वो नींद ले पाया था। सुबह उठा, आवाज़ लगाई तो पुरी आया। वे तीनों हरामी पकड़े गए? नहीं, पुरी ने इनकार में सिर हिलाया। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने रात को रानों से निकलने की पूरी चेष्टा की होगी। गोमेद के दांत भिज गए। पुरी चुप रहा। तेरा क्या ख्याल है कि वे रानों से निकल गए होंगे? मुझे तो नहीं लगता कि वो निकल गए होंगे। हर तरफ हमारे आदमी हैं, पुरी ने कहा। तो फिर उनके पकड़े जाने की खबर क्यों नहीं आई? शायद वे कहीं छिपे बैठे हों। रानों में छिपे रहकर उनको मरना है क्या? गोमेद गुर्राया। किसी को मीरचंद के पास भेज, उससे मिलना है। पुरी फौरन बाहर निकल गया। गोमेद और मीरचंद की मुलाकात 1.5 घंटे बाद हुई। दोनों खुले में ही एक जगह मिले। उनके साथ कल्याण और पुरी थे।
क्या हो गया? मीरचंद ने पूछा। वे अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? गोमेद ने परेशान स्वर में पूछा। पकड़े जाएंगे, तू गुस्से में क्यों है? रात जब मैं ठिकाने पर आया तो जमीर जगमोहन को कैद से निकाल कर ले गया था। समझा। वे पक्का उधर ही गए होंगे जिधर पैसे को छिपा रखा है। गोमेद ने दांत भींच कर कहा। ठीक बोलता है। मीरचंद ने सोच भरे ढंग में सिर हिलाया। हमारे आदमी हर तरफ फैले हैं, अब तक उन्हें। गोमेद बोला। देवराज चौहान की खबर मिली? देवराज चौहान? उसने कल रात को मेरे पास आना था, कहकर गया था, परंतु वो नहीं आया। तेरे यहाँ से जगमोहन भी निकल गया और उधर से अयूब खान और जमीर सिंह भी। मीरचंद ने शांत स्वर में कहा। गोविंद ने चौंक कर मीरचंद को देखा। तेरा मतलब है कि वे चारों इकट्ठे हैं? पक्का वे इकट्ठे ही हैं। रानों से बाहर निकल गए होंगे। वो चार हैं, निकले होते तो किसी तरफ से खबर अवश्य मिलती, बेशक वे हाथ ना आते। मीरचंद ने गर्दन हिलाकर कहा। यह भी हो सकता है कि वीरानों में कहीं छिपे बैठे हो। छिपे बैठे हो? क्यों? हमारे बारे में उन्हें खबर मिली हो कि हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढ रहे हैं। गोमेद आंखें सिकोड़े मीरचंद को देखने लगा। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन उन्हें ढूंढे कैसे? उनका हाथ लगना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी दौलत छिपा रखी है कहीं उन लोगों ने। वो पैसा हम दोनों को आधा आधा बांटना है मीरचंद, गोमेद बोला। रानों में उन्हें तलाश करने के लिए आदमी छोड़ देते हैं। नारायण और मनसुख को भी कह देते हैं। उनके बारे में जो बताएगा लाख रुपया देंगे। हाँ, इस तरह जल्दी पकड़े जा सकते हैं। मीरचंद सिर हिलाने लगा। दिन के 12 बज रहे थे। मनसुख सुरजीत के दरवाजे पर पहुंचा। दारू खाना खाली था। मूरत फट्टे नुमा काउंटर के पीछे रैक जैसे फट्टे में लगी बोतलें साफ करने में लगा हुआ था। सुरजीत एक खाली टेबल पर टांगे रखे बैठा था। मनसुख को देखते ही सीधा होकर बैठ गया। पास पहुंचकर मनसुख कुर्सी पर बैठा। ग्राहकों का इंतजार हो रहा है, मनसुख मुस्कुराया। रानों में क्या हो रहा है? सुरजीत बोला। क्या हो रहा है? मीरचंद और गोमे एक हो गए? ऐसा ही सुना है। दोनों हरामी हैं, कब तक एक होकर रहेंगे? वक्त आने पर एक दूसरे को ही मारेंगे, सुरजीत बोला। सुना है कि देवराज चौहान का पैसा तलाशने के लिए वे एक हुए हैं, उसे वे आधा आधा बांटेंगे। हाँ, आजकल तेरे को बहुत खबरें रहने लगी हैं, मनसुख मुस्कुराया। दोनों अयूब और जमीर को तलाश कर रहे हैं, जो उनके हाथों से बच निकले। सुना तो मैंने ये भी है कि जमीर ने रात जगमोहन को गोमेद के ठिकाने से निकाल लिया। इसमें गोमेद का एक आदमी मारा गया। मनसुख ने सुरजीत को देखते हुए सहमति से सिर हिलाया। दोनों के आदमी रानों के हर हर रास्ते पर पहरे पर बैठे हैं कि वे रानों से निकलने की कोशिश करें और वे पकड़ लें। तब उनसे उस दौलत के बारे में पूछा जाए कि पैसा कहाँ रखा है, लेकिन वे अभी हाथ नहीं लगे। मुझे पक्का भरोसा है कि देवराज चौहान भी उनके साथ है। उन्हें साथ रखकर देवराज चौहान अपनी दौलत वापस पा लेना चाहता है। तू तो पक्का खबरी बन गया सुरजीत। सुरजीत ने मनसुख की आंखों में झांका। तभी बाहरी दरवाजे पर आहट हुई तो दोनों ने उधर देखा। 3 आदमी भीतर प्रवेश कर रहे थे, एक गोमेद का और 2 मीरचंद के थे। ये यहाँ कैसे? सुरजीत के होठों से निकला। मनसुख की निगाह उन पर जा टिकी। वो तीनों को अच्छी तरह जानता था। वो पास पहुंचे। तेरी तलाश में तो परेशान हो गए मनसुख, एक ने कहा। क्या बात है? मीरचंद और गुमेद ने कहा है कि देवराज चौहान, जगमोहन, अयूब खान और जमीर सिंह के बारे में जो खबर देगा उसे 1 लाख मिलेगा। 1 लाख? सिर्फ खबर देने पर? हाँ। फिर तो मैं अभी पता करता हूँ कि वे किधर है। मनसुख क्या उठा। नारायण को भी कही है ये बात। रानू के कुछ और लोगों को भी बोला है। मतलब कि जल्दी है उन्हें तलाश करने की? बहुत। सुरजीत खामोशी से बैठा उन्हें देख रहा था। मैं शाम तक इन चारों का पता लगाता हूँ। जल्दी करना। वे तीनों निकल गए। मनसुख ने सुरजीत को देखा। इन्हें उन लोगों के बारे में कुछ मत बताना। क्यों? मुंह बंद रखने का 1 लाख रुपया तेरे को मैं दे दूंगा। सुरजीत का स्वर शांत था। तू क्यों देगा? मनसुख के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। देवराज चौहान मुझे अच्छा बंदा लगा है, मैं उसका बुरा होते नहीं देख सकता। मनसुख सुरजीत को देखता रहा। दूसरों के लिए बेवकूफ़ी पैसे खर्च करता है। नारायण को देवराज चौहान की खबर मुझसे पहले मिल सकती है। सुरजीत ने सिर आगे किया और धीमे स्वर में बोला। तेरे को पता होना चाहिए कि वो चारों कहाँ हैं। क्यों? मुझे क्यों पता होना चाहिए? वो चारों रानों के लिए नए हैं और कोई पहचान वाले के यहाँ रहकर ही बच सकते हैं। तुम्हारा मतलब वो पहचान वाला मैं हूँ? मनसुख मुस्कुराया। तुमने पहले भी देवराज चौहान को अपने यहाँ रखा था, सुरजीत ने कहा। हो सकता है वो चारों रानों से निकल गए। मनसुख का स्वर गंभीर हो गया। मीरचंद और गोमेद के आदमियों की नज़रों में आए बिना वे रानों से नहीं निकल सकते मनसुख। मनसुख मुस्कुराया। तेरे यहाँ नहीं है वो? नहीं, लेकिन मुझे खबर है कि वो कहाँ है। पक्का? पक्का। तो तूने अभी आए मीरचंद गोमेद के आदमियों को क्यों नहीं बताया? सुरजीत बोला। सोच रहा था कि बताऊं कि नहीं, तभी तूने कह दिया कि 1 लाख रुपया मुंह बंद रखने का देगा। मैं? सुरजीत ने इनकार में सिर हिलाया। इस तरह नहीं दूंगा। तू झूठ बोलता भी हो सकता है। तेरे से मैंने कभी झूठ नहीं बोला। इस बार बोलता हो सकता है। 1 लाख रुपए का मामला है। सुरजीत ने उसकी आंखों में झांका। मतलब कि तेरे को देवराज चौहान से मिला दूं तो तू 1 लाख देगा? मनसुख ने पूछा। हाँ ठीक है, मिला दूंगा। 1 लाख रुपया तैयार रखना। सुरजीत कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला। किस हाल में है वे? रानों से निकल जाना चाहते हैं। तो हर तरफ गोमेद और मीरचंद के आदमी फैले।
इस वक्त उनका निकल जाना संभव नहीं, मनसुख बोला। ये बड़ी बात नहीं। क्यों? बाहरी आदमियों के लिए रानों से चुपचाप निकलना समस्या हो सकती है, रानों के लोगों के लिए नहीं। ऐसा कौन सा नया रास्ता निकल आया जिसकी मुझे खबर नहीं? मनसुख ने होंठ सिकोड़े। सुलेमान कल रात यहाँ पर पीने आया था। बातों बातों में उसने बताया कि कुछ दिन पहले गाड़ी में जाते वक्त वो गलत रास्ते पर पड़ गया था। तब उसे एक और रास्ते का पता चला, जो कि ज़्यादा बेहतर तो नहीं, परंतु उससे रानों से बाहर निकला जा सकता है। मनसुख सुरजीत को देखता रहा। मेरे ख्याल से सुलेमान से बात की जा सकती है। काम की कीमत लेकर वो उन चारों को रानों से बाहर निकाल सकता है। सच कह रहा है? मैं क्या तेरे से मजाक करूंगा? सुलेमान से बात कर लेते हैं। ऐसे नहीं तो पहले लाख रुपया। मनसुख मुस्कुराया। तूने मुझे दिखाया कहाँ कि देवराज चौहान तेरे पास? रात को दिखाऊंगा, मनसुख मुस्कुराया। अगर अब बात करें तो रात को सुलेमान उन चारों को बाहर निकाल सकता है। तेरे को बहुत जल्दी होना रानों से बाहर निकालने की। मैं नहीं चाहता कि वो लोग मीरचंद या उम्मीद के हाथ लगें। उनको हार मिलेगी तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, 50,000 मुझे दे, 50,000 बाकी के देवराज चौहान को देख लेने के बाद दे देना, मनसुख ने बात समाप्त करने वाले अंदाज में कहा। और चल सुलेमान से बात कर लेते हैं। मनसुख और सुरजीत सुलेमान के पास पहुंचे। गगन बाहरी ऑफिस में बैठा था। उसे वहीं छोड़कर वे भीतर सुलेमान से मिले। तुम दोनों को एक साथ यहाँ देखकर मुझे हैरानी हो रही है, सुलेमान बोला। क्यों, आ नहीं सकते क्या? सुरजीत हौले से हंसा। क्यों नहीं आ सकते? लेकिन बिना वजह तो तुम लोग आए नहीं, बात बोलो। मनसुख ने सुरजीत को देखा। सुरजीत कुछ देर चुप रहकर क्या उठा। रात को तूने मुझे बताया था कि तू एक नए रास्ते को जानता है जो रानों से बाहर जाता है। सुलेमान ने सुरजीत को देखते हुए सिर हिलाया। किसी को उस रास्ते से बाहर ले जाना है। किसे? सुलेमान की आंखें सिकुड़ी। है कोई? सुलेमान कुछ पलों तक दोनों को देखता रहा, फिर धीमे से स्वर में क्या उठा। देवराज चौहान को? मनसुख और सुरजीत की नजरें मिली। रानों में देवराज चौहान के अलावा और कोई नहीं जिसे रानों से निकलने में परेशानी हो। स्वर धीमा था। ऐसे ही समझ ले, मनसुख बोला। बात बाहर नहीं जानी चाहिए। सुलेमान से कुछ भी बाहर नहीं जाता। कितने लोग हैं? 4। देवराज चौहान, जगमोहन, अयूब और जमीर। मेरा भी यही ख्याल था कि यही चारों होंगे। काम हो जाएगा, लेकिन पैसा पहले लूँगा। एक का 25 लाख पूरा। सुरजीत क्या उठा। हाँ, कुछ कम कर ले, सुरजीत ने कहा। कम ही बोला है मैंने। देवराज चौहान सीधा मेरे पास आया होता तो 5 लाख से कम न लेता। मैं बात कर लूँगा देवराज चौहान से, मनसुख ने सुरजीत से कहा। वो दे देगा। सुरजीत ने सिर हिलाया और सुलेमान से बोला। काम जल्दी होना चाहिए। कहो तो आज रात ही निकाल दूँ चारों घरानों से? सुलेमान मुस्कुराया। आज रात ही निकलना है। लाख रुपया लेते आना रात को, सुलेमान ने कहा। मैं साथ नहीं आऊँगा। किसी ने देख लिया तो मीरचंद गोमेद मुझे ना छोड़ेंगे, मनसुख ने कहा। कोई बात नहीं, मैं साथ आ जाऊँगा, सुरजीत ने कहा। फिर उनमें रात का प्रोग्राम तय होने लगा। बाहर खतरा बहुत है। मनसुख देवराज चौहान से क्या उठा। फिर भी तुम्हें रानों से निकाल देने का इंतजाम कर दिया। कैसे? जगमोहन क्या उठा। सुलेमान तुम चारों को रानों के बाहर छोड़ आएगा। वो ऐसे रास्ते से जाएगा जिस तरह मीरचंद या गोमेद के आदमी नहीं होंगे। सुरजीत के साथ जाकर सुलेमान से ये बात की है। रानों से बाहर निकलने का लाख रुपया लेगा। लाख? जगमोहन की आवाज़ तीखी हो गई। यहाँ तो सब लूटने वाले बैठे हैं। रानो है ये, मनसुख मुस्कुराया। तुम लोगों के पास दौलत कहाँ से आई थी जिसे ये लोग ले आए? तुझे क्या बताने में हर्जी क्या है? जगमोहन उसे घूरने लगा। सुलेमान लाख रुपया रात को हाथों हाथ लेगा, मनसुख ने देवराज चौहान से कहा। देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिला दिया। अयूब खान और जमीर सिंह बेबसी वाले अंदाज में एक तरफ बैठे थे। तुम लोगों ने पैसा का छिपाया कहाँ है? जगमोहन उनकी तरफ पलटते हुए बोला। मजीरा, अयूब खान के होठों से निकला। मजीरा? ये क्या जगह है? जगमोहन के माथे पर बल पड़े। बहुत खतरनाक जगह है, रानों से भी खतरनाक जगह। मनसुख क्या उठा। रानों में मौत आती है तो आने से पहले आवाज़ करती है, लेकिन मजीरा में जब मौत आती है तो ज़रा भी आवाज़ नहीं आती। क्या मतलब? जगमोहन ने मनसुख को देखा। मजीरा पहुंच जाओगे तो सब समझ जाओगे, मनसुख क्या उठा। जगमोहन मनसुख को देखता रहा। पूछना चाहकर भी कुछ पूछा नहीं। आराम कर लो, मनसुख बोला। रात को सफ़र करना है, जागना पड़ेगा। रात को बता दूंगा कि सुरजीत कहाँ मिलेगा। वही तुम लोगों को सुलेमान तक पहुंचाएगा, जो कि तयशुदा जगह पर पहले ही पहुंचा होगा। इसके बाद मनसुख अपने काम में व्यस्त हो गया, परंतु उसकी आंखों में मुस्कान भरे भाव नाच रहे थे। शाम के 5 बजे अयूब खान और जमीर सिंह को बात करने का मौका मिला। अयूब, हम तो बुरे फंस गए, जमीर सिंह बोला। तू ही तो रानो लाया था मुझे, अयूब खान ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे क्या पता था यहाँ ये सब हो जाएगा। देवराज चौहान दौलत पा लेने के बाद हमें गोली मार देगा, अयूब खान बोला। पता है मुझे, ऐसे ही होगा। बचने का कोई रास्ता सोच। सोच तो मैं बहुत कुछ रहा हूँ। क्या? पहले रानों से निकल चल। यहाँ हम दो दो मुसीबत में फंसे हुए हैं। इधर देवराज चौहान है, उधर गोमेद। अब तो गोमेद मीरचंद के साथ मिल गया हमारी वजह से। पहले एक मुसीबत से तो छुटकारा पा लें। क्या है तेरे दिमाग में? मैं चाहता हूँ वो दौलत हमारी रहे। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कुछ तो करना पड़ेगा। हम तो मरे ही पड़े हैं, एक कोशिश करके देख लेंगे।
वो देवराज चौहान है। पहले भी तो उसके हाथों से तू दौलत ले भागा था। तो देवराज चौहान हमें ढूंढ निकालो, और इस बार नहीं ढूंढ सकेगा अयूब। क्यों? क्यों नहीं ढूंढ सकेगा देवराज चौहान हमें? अयूब खान बोला। क्योंकि हमने देवराज चौहान को पहले ही गोली मार दी होगी। जमीर सिंह दांत भींच कर क्या उठा। अयूब खान सूखे ओटो पर जीप फेर कर रह गया। रात के 10:30 बज रहे थे। सुरजीत आगे था और देवराज चौहान, जगमोहन, जमीर सिंह और अयूब खान पीछे थे। सुरजीत उन्हें ऐसे रास्तों से ले जा रहा था जहाँ गहरा अंधेरा था, और इस वक्त उस रास्ते पर लोगों का आना जाना नहीं होता था। 15 मिनट हो गए थे उन्हें चलते हुए। उनके बीच खास बात ना हो रही थी। देवराज चौहान और जगमोहन सतर्क थे कि अचानक रास्ते में कोई खतरा ना आ जाए। इस वक्त सन्नाटा सा महसूस हो रहा था हर तरफ। दूर कहीं से उठती आवाज़ कानों में पड़ जाती थी। किसी शराबी का शोर कभी कभार सुनाई दे जाता था। करीब 25 मिनट बाद वे सब रुके। आगे काफ़ी बड़ी खुली जगह आ गई थी। चंद्रमा की रोशनी में वहाँ बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर इधर उधर पड़े नजर आ रहे थे। सन्नाटा सा उभरा हुआ था वहाँ। यहाँ क्या है? देवराज चांद ने पूछा। सुलेमान है, इधर उधर ही मिलेगा, सुरजीत बोला। तुम हमारे लिए खतरा उठा रहे हो। हमें ढूंढने वाले इधर भी आ सकते हैं। तब तुम्हारे लिए मुसीबत आ जाएगी। तुम यहाँ से सुरक्षित निकल जाओ, मुझे खुशी होगी, सुरजीत ने कहा। मेरे पास कुछ पैसा है, जाते वक्त तुम्हें दे जाऊँगा, देवराज चांद बोला। ये काम मैं किसी लालच में नहीं कर रहा, सुरजीत ने मुस्कुरा कर कहा। जाने क्यों मेरा मन कहता है कि मीरचंद और गोमेद को इस मामले में जीतने ना दूं। उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। सुलेमान किधर है? जगमोहन बोला। यहीं मिलना तो उसे। यहाँ हूँ मैं, सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी। सबकी निगाह घूमी। 15 कदम दूर अंधेरे में सुलेमान खड़ा था। वो पास आया। हमारी मुलाकात फिर हो रही है देवराज चौहान। हाँ, तुम रानो से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हो। फिर शायद हम ना मिले। मिलेंगे, जब भी रानो आऊँगा ज़रूर मिलूँगा। कब आना होगा? सुलेमान, सुरजीत ने टोका। ये बातें तो तुम रास्ते में भी कर सकते हो, यहाँ क्यों वक्त बर्बाद करते हो? तभी देवराज चौहान ने कमीज के भीतर हाथ डालकर 1000 के नोटों की गड्डी निकाली। तुमने ₹1,00,000 मांगा था। हाँ, सुलेमान उसके हाथ से गड्डी लेकर पैंट की जेब में डालता मुस्कुराया। रानों में टिकने के लिए पैसे की ज़रूरत बहुत पड़ती है, वरना मैं मुफ्त में ये काम कर देता। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? उधर खड़ी है, सुलेमान ने एक तरफ इशारा किया। तुम्हें पक्का पता है कि जिस रास्ते से तुम इन्हें रानों के बाहर पहुंचाने वाले हो वहाँ खतरा नहीं होगा? सुरजीत बोला। ये तो तुम भी जानते हो कि रानों में कुछ भी पक्का नहीं होता, सुलेमान ने कहा। फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि इन्हें बाहर ले जाने के लिए मैं जो रास्ता इस्तेमाल करूँगा वहाँ ना के बराबर ही खतरा होगा। ठीक है, ये चारों अब तुम्हारे वाले हैं, सुरजीत ने कहा। मैं चलता हूँ, कल पूछने आऊँगा कि क्या मैं गाड़ी में अकेला वापस आऊँगा? क्या उठा सुलेमान। तो 2 घंटे जाने के और 2 घंटे आने के। तुम भी साथ रहो तो वापसी का रास्ता बढ़िया कटेगा, सुलेमान बोला। मेरी नींद खराब होगी। जो काम तुम अकेले कर सकते हो उसमें मेरी क्या? तुम्हारे कहने पर ही मैंने ये काम हाथ में लिया है, वरना मीरचंद और गुमेज से कौन दुश्मनी लेता। अच्छी बात है, मैं भी तुम्हारे साथ चल पड़ता हूँ। वे सब 100 कदम दूर बड़े पत्थर की ओट में खड़ी सफ़ेद रंग की वैन में जा बैठे। सुलेमान ने इंजन स्टार्ट किया और वैन को आगे बढ़ा दिया। हेडलाइट ऑन नहीं की। अंधेरे में तुम वैन को खड्ड में भी गिरा सकते हो सुलेमान। कुछ देर के बाद रोशनी ऑन करूँगा। अभी रोशनी जलाई तो खतरा आ सकता है। आखिर तुमने जाना कहाँ है देवराज चौहान? मजीरा। बहुत खतरनाक जगह। सुलेमान ने गहरी सांस ली। वैन अंधेरे से भरे रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। रास्ता ठीक न होने की वजह से वैन डगमगा रही थी। ऐसे में वैन की खड़खड़ की तेज़ आवाज़ उभरने लगती थी। तब रात के 12 बजे थे जब मनसुख मीरचंद के ठिकाने पर पहुंचा। इस वक्त वहाँ शांति छाई हुई थी। 2 रोशनियाँ जल रही थीं। 6-7 आदमी बिखरे से पहरा दे रहे थे। रात के सन्नाटे में कभी कभार घोड़े के हिनहाने की आवाज़ उभर उठती। कौन है? मिलने वाले पहले पहरेदार ने उसकी तरफ रिवॉल्वर तानी। मनसुख, तू? उसका रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे हुआ। इतनी रात को? मीरचंद से काम है। पीकर सोया, सुबह आना। अभी काम है। धनवीर, पहरेदार ने गर्दन घुमाकर जोरों से आवाज़ लगाई। हाँ, दूर से आवाज़ आई। मनसुख आया है, मीरचंद से अभी मिलना चाहता है। कल्याण के पास ले जाए इसे। चंद पलों में धनवीर पास पहुंचा और मनसुख को लेकर भीतर मौजूद कल्याण के पास पहुंचा। कल्याण ने भी पैक लगा रखे थे, लेकिन वो पूरे होश में था। मीरचंद से मिलना है, मनसुख बोला। ज़रूरी बात है। मेरे को बता, बात की कीमत भी तय करनी है। खबर दे, कीमत तय हो जाएगी। तेरे को कभी कम पैसा मिला है क्या? देवराज चौहान, जगमोहन, अयूब खान और जमीर सिंह की बात है। कल्याण चौंका। बता। बात मीरचंद से ही होगी कल्याण, मनसुख ने गंभीर स्वर में कहा। देखता हूँ। वो गुस्से में ज़्यादा चढ़ाकर सोया है। कल्याण बाहर निकल गया। मनसुख वहीं खड़ा रहा। 10 मिनट बाद कल्याण वापस लौटा। मैं ही जानता हूँ कि उसे नींद में कैसे उठाया जाता है। कल्याण मनसुख को लेकर एक कमरे में पहुंचा। दोनों बैठ गए। कमरा खाली था। कुछ देर बाद मीरचंद वहाँ आया। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं। कच्ची नींद से उठाया गया था उसे। चेहरा बता रहा था कि पानी से धोकर आया है। बनियान और तहमत पहन रखी थी उसने। बहुत गलत वक्त पर आया मनसुख, नींद से बाहरी हुए स्वर में बोला मीरचंद।
कल्याण ने बताया कि तू देवराज चौहान और दूसरों के बारे में खबर देने आया। मनसुख मुस्कुराया। बोल, वो चारों मिले तुम्हें? नहीं, मेरे और गोमेद के आदमी हर तरफ फैले हैं। रानों से निकले तो नज़र में आ जाएंगे। आज रात वो चारों रानों से निकल गए हैं। ये कैसे हो सकता है? मीरचंद की आंखें सिकुड़ी, चेहरा कठोर हो गया। हो चुका है ये। तूने पहले क्यों नहीं बताया? मीरचंद गुर्राया। अभी तो पता चली मुझे यह बात। मुझे इसकी बात पर विश्वास नहीं। अगर वो रानों से निकले होते तो हमारे आदमियों की नज़र में आ गए होते। कल्याण बोला। ज़रूरी तो नहीं, मनसुख मुस्कुराया। लेकिन मैं कल्याण, मीरचंद सख्त स्वर में बोला, तूने इसकी बात पूरी सुनी नहीं और बीच में बोल पड़ा। कल्याण चुप कर गया। बता मनसुख, वो किस रास्ते से गए हैं? नहीं पता। जो खबर मिली है वो तुम्हें बता दी। कहाँ से मिली खबर? ये मेरे धंधे की बात है, नहीं बता सकता। तो क्या बता सकता है? मीरचंद ने दांत बीच कर कहा। कभी तू मरेगा मेरे हाथों से। मनसुख मुस्कुरा पड़ा। देखा मीरचंद, कल्याण क्या उठा, मुस्कुराकर तुम्हारे गुस्से पर घी डालता है। मैं ये बता सकता हूँ कि वो कहाँ गए, मनसुख बोला। ओह, मीरचंद का गुस्सा हवा हो गया। किधर गए? नोट। खबर की कीमत क्या होगी, जबकि ये खबर महंगी है, कीमती है। उन लोगों ने कहीं पर ढेर सारा पैसा रखा हुआ है। मैंने बताया कि वो किधर पहुंचेंगे तो तुम वहां जाकर उस सारे पैसे पर कब्जा कर सकते हो। अब तो गोमेद भी तुम्हारे साथ है। कीमत तो तगड़ी मिलनी चाहिए, मनसुख ने गंभीर स्वर में कहा। इसका लालच अब बहुत बढ़ गया है, कल्याण ने तीखे स्वर में कहा। सबका ही लालच बढ़ गया है। लालच का काम ही बढ़ना होता है। तुम लोग बहुत बड़ी रकम पाने के लिए भाग दौड़ कर सकते हो, तो क्या मैं 2 पैसे का नहीं कमा सकता? लाख रुपए का इनाम तो रखा ही है उनके बारे में खबर देने वाले को, मीरचंद ने कहा। मैं तुम्हें यह खबर देने को कह रहा हूँ कि वो चारों कहाँ गए हैं, और वहाँ पर बहुत सारा पैसा पड़ा है, मनसुख ने कहा। क्या चाहता है तू? 10 लाख। तौबा! कल्याण क्या उठा, ये तो साल भर का राशन इकट्ठे ही मांग रहा है। बदले में तुम्हें भी तो 10-20 साल का राशन मिलेगा। ज़्यादा मांगता है तू? जीने से तंग आ गया है क्या? तू अकेला तो नहीं, तेरे साथ गोमेद भी तो है। कुछ कम कर, 9 लाख दे देना। मानेगा नहीं। कल्याण ने होंठ सिकोड़कर मीरचंद को देखा। ठीक है, 9 दिया, बता। दिया नहीं, इस मामले में तो मैं पहले खबर की कीमत लूँगा, मनसुख ने गंभीर स्वर में कहा। समझदार हो गया अपना मनसुख, कल्याण व्यंग्य से कह उठा। 9 लाख दे इसे कल्याण। हम क्यों दें? आधे तो गोमेद के देने बनते हैं, कल्याण बोला। दे दे, गोमेद से ले लेंगे। नहीं देगा तो इस मामले में उसका हिस्सा भी नहीं होगा। कल्याण ने लाकर मनसुख को 9 लाख रुपए लिफाफे में भरकर दिए। जल्दी से बोल, कल्याण क्या उठा। देवराज चौहान, जगमोहन, अयूब खान और जमीर सिंह आज रात रानों से गए हैं। अब तक तो वो रानों से काफ़ी दूर निकल गए होंगे, मनसुख बोला। जबकि वो किस रास्ते से रानों से निकले हैं? मीरचंद ने दांत भींच कर पूछा। ये खबर मुझे नहीं है, मनसुख ने सफ़ेद झूठ बोला। कहाँ गए हैं वे? मजीरा। मजीरा? कल्याण ने गहरी सांस ली। क्या पैसा उन्होंने मजीरा में रखा है? मीरचंद ने पूछा। वहीं होगा, वरना यहाँ से निकल के मजीरा की तरफ क्यों जाते, मनसुख ने कहा। खबर पक्की है? बिल्कुल, मनसुख कभी भी गलत खबर नहीं देता। मीरचंद के चेहरे पर सोच के भाव उभरे रहे। मैं जाऊँ, मनसुख बोला। किसके साथ गए हैं विचारों? मीरचंद ने मनसुख को देखा। मेरे ख्याल में तो अकेले ही गए हैं, मनसुख संभला सा बोला। नहीं, मीरचंद ने कठोर अंदाज में सिर हिलाया। मेरे पहरे और गोमेद के पहरे को तोड़कर चुपचाप रानू से निकल पाना संभव है ही नहीं। स्पष्ट है कि रानू का कोई खास आदमी उनकी सहायता कर रहा है। मुझे नहीं मालूम। कल्याण? हाँ, पता करवा कि रानू में इस वक्त कौन अपने ठिकाने पर नहीं है। अभी अपने आदमी दौड़ा दे। ठीक है। और गोमेद के साथ अभी मुलाकात करनी है, बुला ले उसे कहीं। दोनों काम जल्दी होने चाहिए, वक्त कम है हमारे पास। वे मजीरा गए तो हमें भी मजीरा पहुंचना होगा। मजीरा में खतरा ज़्यादा है। खतरा तो रानू में भी है, कल्याण, मुस्कुराया मीरचंद। लेकिन मजीरा में इस वक्त पैसा भी मौजूद है। कल्याण बाहर निकल गया। मीरचंद ने मनसुख को देखा। मनसुख, तू खबर तो देता है लेकिन उससे जुड़ी बाकी सच्ची बातें नहीं बताता। कैसी बात? मनसुख शांत था। यही कि खबर कहाँ से मिली, कौन उनकी सहायता कर रहा है रानों में। लोग मुझ पर विश्वास करते हैं तो खबरें देते हैं। सब बात बताने लगूँ तो कोई मुझे खबरें ही नहीं देगा। मीरचंद ने कुछ नहीं कहा। मजीरा जाओगे गोमेद के साथ? जाना पड़ेगा, मीरचंद ने दांत भींचे। मैं भी चलूँ? तू? मीरचंद ने मनसुख को देखा। कुछ लूँगा नहीं, मनसुख मुस्कुरा पड़ा। मुफ्त में चलूँगा, किसी काम आ सका तो वो भी आ जाऊँगा। तेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ चलना चाहता है तो मुझे एतराज़ भी नहीं, मीरचंद ने कहा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सरगना के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।